तो कैसे हो मेरे दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 18 दिसंबर और वीकेंड आप लोगों के सामने आ चुका है। देखते ही देखते ये सप्ताह भी आप लोगों के हाथों में से जा चुका है। अब किस तरीके से अगले आने वाले सप्ताह के लिए आप लोगों को अपने आप को तैयार करना है, उसके लिए पूरा प्लान आप लोगों के हाथ में होना चाहिए अगर अपने टाइम को आप लोग ढंग से यूटिलाइज करना चाहते हैं। 18 दिसंबर है, काफी कुछ शानदार आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में हम लोग डिस्कस करेंगे। दो पार्ट में डिवाइड होगा ये पूरा डिस्कशन। पहले हम लोग यहाँ पर एडिटोरियल देखेंगे जो कि काफी प्यारे हैं, काफी कुछ नया आप लोगों को सिखाकर जाएंगे। और दूसरे में हम लोग न्यूज एनालिसिस वाला पोर्शन देखेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पर रहने वाला है। और आज है सैटरडे को आप लोगों को एक निबंध मिलता है लिखने के लिए, उसको आप लोग जरूर पार्टिसिपेट किया करो। बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। क्वेश्चन भी पूछूंगा, बहुत सारे आंसर भी दूंगा। कल जो क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर भी बताऊंगा, यानी कि सुनकर लेक्चर को एंड तक आप लोगों का मजा आ जाएगा। पर लेकिन सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करेंगे, जो आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, थंबनेल में कई सारी चीजें आप लोगों को यहां पर नजर आ रही होगी। सबसे पहले अगर मूवी के बारे में बात करें तो पुष्पा मूवी रिलीज की गई कल ही। पर लेकिन सबसे बड़ा जो इशू हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलता है वो ये है कि कर्नाटका में एक काफी बड़ा प्रोटेस्ट हुआ इस मूवी को लेकर। रीजन पता है क्या था? रीजन उसका बेसिकली ये था, हमारे देश में जो हमारा देश जो है लैंग्वेज के बेस पर काफी ज्यादा आप लोगों को डिवाइडेड नजर आता है जब भी हम लोग लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। तो कर्नाटका में जब ये मूवी चलाई गई तो यहां पर ये हुआ कि जो कन्नड़ लैंग्वेज में है बहुत कम थिएटर में देखने को मिली। दूसरी और सारी डिफरेंट लैंग्वेज थी वो वहां पर बेसिकली थिएटर में मूवी चल रही थी, पर जो पर्टिकुलर कन्नड़ लैंग्वेज है उसके अंदर ये मूवी काफी कम थिएटर में देखने को मिली। तो लोगों के द्वारा काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट किया गया। तो ये इशू देखने को मिलता है। और लैंग्वेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे बार बार आप लोगों से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले आते हैं। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, रिसेंटली अभी ईपीएफओ का पेपर हो उसमें पूछा गया, कई सारे स्टेट पीसीएस के पेपर हुए उसमें पूछा गया। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है जो आप लोग जरूर याद रखेगा। जब 8वें शेड्यूल के अंदर आप लोग जाएंगे संविधान के अंदर तो आप लोगों को लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं। पार्ट आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा 17वां, और इसी के साथ में आर्टिकल 343 टू 351 यहां पर चीजों के साथ में डील किया जाता है। और आज की डेट में अगर कोई आप लोगों से बोले हमारे संविधान के बारे में तो टोटल मिलाकर 22 लैंग्वेज आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। ये 22 की 22 लैंग्वेज यहां पर मैंने लिख रखी है, जैसे आसामीज, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथाली, डोगरी। तो ये लैंग्वेज जो है 22 की 22 लैंग्वेज हमारे संविधान में मेंशन है। और ये वो लैंग्वेज भी है जो आप लोग जब यूपीएससी का पेपर देते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा, लैंग्वेज का पेपर जब आप लोग सेलेक्ट करते हैं तो इन्हीं में से आप लोगों से बेसिकली वो पेपर सेलेक्ट करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, इसी के साथ में स्टार्टिंग में ओरिजिनली संविधान में ओनली 14 लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिलती थी, बाद में कुछ और ऐड कर दी गई, जैसे सिंधी 21वां संविधान में संशोधन किया गया, ये 1967 यानी कि 1967 में। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि एक लैंग्वेज ऐड कर दी 14 से अब 15 हो गई, फिर 3 लैंग्वेज और ऐड कर दी, यानी कि अब यहां पर 15 से हो गई 18। तो यहां पर कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 71वां संविधान में संशोधन किया गया, ये 1992 में। अब जो सबसे लास्ट वाला और लेटेस्ट जो अभी संशोधन किया गया, अमेंडमेंट किया गया, ये है बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये यहां पर 92 यानी कि 92वां संविधान में संशोधन किया गया 2003 में, अब ये ऐड कर दी गई है। तो याद रखना, अब 8वें शेड्यूल के अंदर आप लोगों के लिए 8 लैंग्वेज और ऐड करके टोटल 22 लैंग्वेज यहां पर बना दी गई है। बहुत बार ये क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इसलिए बेसिक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। ठीक है, तो ये काफी बड़ा इशू बन गया था लैंग्वेज को लेकर। एक और जो काफी इंपॉर्टेंट जो बेसिकली ध्यान देने वाली न्यूज थी, इसके बारे में सोचने के लिए हम लोग को मजबूर भी होना पड़ता है कि आज की डेट में हमारी कंट्री में जो कई बार नेशनल लेवल के जो प्लेयर हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अभी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये एक नेशनल लेवल की प्लेयर थी जिनकी रिसेंटली अभी जिनके द्वारा ये माना जा रहा है कि सुसाइड कर लिया गया है। पर लेकिन कई सारे लोग ये कह रहे हैं कि और भी कई सारे इश्यूज यहां पर हो सकते हैं। पर लेकिन मुद्दा क्या था? मुद्दा यह था कि इनके पास में इतना भी पैसा नहीं था कि अपनी बंदूक खरीद सके। तो इन्होंने सोनू सूद जी को यहां पर बेसिकली ट्विटर पर टैग किया, तो उन्होंने इनको हेल्प किया ताकि ये अपनी ये गन खरीद सके। पर देखिए, अब जो खुशी का माहौल उस टाइम पर इनके परिवार में देखने को मिल रहा था वो अभी मातम में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये इशू आप लोग यहां पर देखेंगे, काफी बड़ा इशू था यहाँ पर। सोनू सूद जी के द्वारा यहाँ पर कमेंट भी किया गया इसको लेकर कि आज सिर्फ मेरा ही नहीं, सिर्फ धनबाद का ही नहीं, ये पूरे देश का दिल टूटा है।
क्योंकि देखिए अगर कोई पर्टिकुलर एक लड़की निकल कर कहीं आ रही है एक लोकल एरिया से, और इनकी ट्रेनिंग जो चल रही थी वो वेस्ट बंगाल के अंदर चल रही थी, तो ये ऐसे इश्यूज हैं आगे आने वाले टाइम में, ये हम लोग को सोचने के लिए मजबूर करेंगे कि क्या हम लोगों को लड़कियों को आगे किस तरीके से लेकर चलना चाहिए। और अभी फरवरी में माना जा रहा है इनकी शादी भी थी, और इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं जब यहाँ पर 2.7 लाख की इनको ये जर्मन राइफल सोनू सूद ने दी थी, तो पूरा परिवार काफी खुश था, लग रहा था कि अब बेटी जो है वो आगे कुछ कर पाएगी। पर लेकिन बुरी कंडीशन अभी आप लोगों के सामने, तो ये काफी एक ऐसा इशू है जो कि सोचने के लिए मजबूर कर रहा है काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है। तो इन मुद्दों के बारे में हम लोग को बातें करनी चाहिए कि हमारे जो नेशनल लेवल के प्लेयर हैं हम लोग उनको कैसे ट्रीट कर रहे हैं और किस तरीके से उनको फैसिलिटीज मिल रही है। तो ये मुझे पर्सनली अंदर से हर्ट करने वाली काफी एक ऐसी न्यूज लगी जो कि हम लोग को फोकस देकर चलना चाहिए, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा इशू जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी एक काफी इंपॉर्टेंट जो मुद्दा जो कल यहाँ पर पूरे न्यूज़पेपर में छा रहा वो आप लोगों को देखने को मिला। अभी यहाँ पर भूटान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा अनाउंस किया गया कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो भूटान का दिया जाएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ पर। अभी रिसेंटली कई सारे ऐसे देश है जिन्होंने हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब को कई सारे अवार्ड यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेगा, तो इसके चलते आप लोग उनके बारे में थोड़ा सा याद रख सकते हैं अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे कि अभी इनके बारे में आप लोगों से बात की गई, इसी के साथ में कुछ पास्ट के अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पर आप लोगों को सऊदी अरेबिया का जो बेसिकली हाईएस्ट अवार्ड है वो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को 2016 में मिला, ठीक है। इसी के साथ में आगे चलकर जब हम लोगों ने देखा अफगानिस्तान का इनको हाईएस्ट अवार्ड दिया गया 2016 के अंदर ही। 2018 में जो पैलेस्तीन का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को, ठीक है। इसी के साथ में थोड़ा सा और आगे चलेंगे, 2019 में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने हाईएस्ट अवार्ड दिया, ठीक है। 2019 में ही फिर आगे चल के रशिया ने भी हाईएस्ट अवार्ड दिया यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को। मतलब ठंड इतनी लग रही है लिखते हुए पेन नहीं चल पा रहा है, देखो कैसे कैसे शब्द लिखे जा रहे हैं अब जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी ना अब ये इशू देखने को मिलेगा, पेन चलाते हुए दिक्कत मिलेगी। अब यहाँ पर देखना आप लोग पेन पकड़ते हुए ठंडा लग रहा है और बिल्कुल ऐसे तरीके से। तो चलिए कोई नहीं, जो भी होता है अच्छी चीज होती है, आप लोग एंजॉय कीजिए। मैं देख रहा हूँ, मैंने कहा वर्ड कैसे लिख रहा हूँ वो चीज देख रहा था मैं अभी। इसी के साथ में रशिया का भी मिला 2019 में, और 2019 में ही आप लोगों को देखने को मिलेगा मालदीव का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया, और 2019 में ही बहरीन का हाईएस्ट अवार्ड दिया गया, और 2019 में ही यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट के द्वारा भी यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब को यहाँ पर ये आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया, और अब यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला भूटान का अवार्ड मिल गया। तो टोटल मिलाकर 9 अवार्ड प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के खाते में अभी यहाँ पर आ चुके हैं जो अलग अलग देश के द्वारा दिए गए हैं। तो ये ऐसे अवार्ड हैं, कई बार इनके बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो सारी की सारी जो लिस्ट है मैं आप लोगों को ऑलरेडी टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा चुका हूं। अगर आप लोग इसको यहां पर जाकर देखोगे तो आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे अवार्ड कब कब मिले हैं, किस कंट्री के द्वारा दिए गए। तो 9 तो अवार्ड आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेंगे। इसमें मैंने अभी भूटान का ऐड नहीं किया गया, तो भूटान का भी ऐड कर दूंगा इसको मैं थोड़ी देर में जब आप लोग देखोगे। और बाकी अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया गया है, जैसे सियोल पीस हो गया, ठीक है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ हो गया, जिसके बारे में मैंने ऊपर से वीडियो बनाई थी आप लोगों के लिए, सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगी। तो इसी के साथ में यहाँ पर ये बात की जा रही है फिलिप्स जो कोटलर प्रेसिडेंट अवार्ड है, ठीक है, ग्लोबल यहाँ पर गोलकीपर अवार्ड है, ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड है 2021 का। तो ये यार ऐसे क्वेश्चन है जो लो हैंगिंग फ्रूट नहीं बोलते हैं कि हाँ यार इनका तो आंसर अगर आप लोग एग्जाम में दे ही दोगे तो एक नंबर पक्का हो जाएगा। तो ये चीजें कम से कम आप लोग तैयार रखा करो। तो ये छोटी छोटी चीजें इसलिए मैंने सारी इकट्ठी आप लोगों को प्रोवाइड करा दी ताकि कोई कंफ्यूजन आप लोग को देखने को न मिले, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था एग्जाम के पॉइंट ऑफ से भी, वैसे भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्या बेसिकली चल रहा है, वरना फिर क्या करोगे आप लोग ऐसी न्यूज देखते हुए नजर आओगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर ये इंसान मुझे सबसे इंटरेस्टिंग इंसान लगता है इस धरती का। ये अपनी जिंदगी को रियलिटी में वास्तव में एंजॉय कर रहा है भाई साहब। आज की डेट में क्या हुआ यहाँ पर, इनके देश के अंदर इनके जो पापा मतलब देश के अंदर जो इनके जो लीडर हुआ करते थे, जिनके द्वारा 1994 से लेकर 2011 तक रूल किया गया, तो नॉर्थ कोरिया को कंट्रोल किया गया। यहाँ पर इनका नाम था किम जोंग इल, ठीक है। तो इनकी जो डेथ हुई थी, तो बेसिकली डेथ हुई थी 17 सितंबर को, 17 दिसंबर को, सॉरी, ठीक है, 17 दिसंबर को, ठीक है। तो यहां पर उसके उपलक्ष्य में ये क्या करते हैं, उनको हार्ट अटैक से उनकी डेथ हो गई थी। तो 11 दिन तक का पूरे जो बेसिकली नॉर्थ कोरिया के अंदर ना तो कोई हंस सकता है, ना कोई एक तरीके से ड्रिंकिंग वगैरह कर सकता है, ना ही कोई शॉपिंग कर सकता है। पूरा नॉर्थ कोरिया जो है वो सदमा बनाता है 11 दिन तक का, समझ रहे हैं आप लोग। और ये इंसान अकेला एंजॉय करता है। तो भाई साहब ऐसी ऐसी हरकतें हैं आज की डेट में, तो आप लोग इनको देख सकते हैं। तो काफी एक ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में क्या ही बोलूं बस मैं, ठीक है। तो ये कुछ थी कुछ एक्स्ट्रा एंटरटेनिंग बातें। अब आइए आप लोगों के लिए मैं बातें करूंगा काफी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल जानेंगे और उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाला है, वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोगों को लगे कि हाँ ये रियलिटी में आप लोगों को फायदा पहुंचा रही है, तो कोशिश कीजिएगा कि चीजों को रिवाइज भी करते रहें और इसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा यहाँ पर प्रॉपर आर्टिकल के बारे में, तो समझते हैं।
अभी क्या क्या बातें की जा रही है एक एक कर यहाँ पर देखते हैं सारी चीजों को। जो फर्स्ट आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये बेसिकली जो साइड वाला आर्टिकल है, इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में बात कर रहे हैं और रसिया क्या रोल प्ले कर सकता है। तो बहुत बेहतरीन आर्टिकल बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में डिस्कस करूंगा और इंटरेस्टिंग बातें भी आप लोगों को कई सारी यहां पर बताऊंगा जो जानकर आप लोगों को मजा आएगा। इसी के साथ में जो नीचे वाला आर्टिकल है ये बहुत डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूं आप लोगों से। चिप फॉर्मेशन के बारे में बात की जा रही है, खासकर अगर बात करें हमारे देश में सेमीकंडक्टर जो मिशन है उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा, डिटेल में जानेंगे, कुछ आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन बताऊंगा ताकि इसके साथ में वो भी लोग कनेक्ट कर सकें जिनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे जो डिसेबल कम्युनिटी है सोसाइटी के अंदर उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज हैं उसके बारे में यहां पर बात की जा रही है, किस तरीके की चीजों को लेकर चलना है। और अभी रिसेंटली कुछ केसेस देखने को मिले थे, तो किस तरीके से हम लोग डिसेबल फ्रेंडली अपने देश का ढांचा बना सकते हैं तो वो हम लोग जानेंगे। ये वाला जो आर्टिकल है ये बेसिकली इकोनॉमी से रिलेटेड आर्टिकल बात कर रहे हैं। यहाँ पर 95% ग्रोथ रेट जो 9.5% जो ग्रोथ रेट बताया जा रहा है, तो काफी एक चैलेंजिंग है अचीवमेंट करना उसको। आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों का एक आर्टिकल बोला था कि के कर्व वाला आर्टिकल आप लोगों का बचा हुआ है, उसको मैं डिस्कस कर लूंगा संडे में, ठीक है। तो वो वाला आर्टिकल, इसी के साथ में ये वाला आर्टिकल और एक दो आर्टिकल और जो एक्स्ट्रा है, जैसे नेचुरल फार्मिंग के बारे में मैंने आप लोगों से बोला था, ठीक है। तो वो भी आप लोगों का कल डिस्कस करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर श्रीलंका से रिलेटेड हालांकि पर लेकिन उसी के बारे में बात की जा रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग क्या क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा उसके बारे में बात भी की गई थी, तो वो भी मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूंगा। तो कल का डिस्कशन जो है काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का रहेगा, उसको मत छोड़िएगा, क्योंकि जो भी मैंने बोला था जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो सारे वहां पर फिर कवर हो जाते हैं। तो उसको अच्छे से आप लोग बिल्कुल अपना जो है रिवीजन के लिए एक तरीके से रखिएगा, क्योंकि जो पॉइंट्स बचे हुए हैं वो सारे वहां पर मैं कवर कर लूंगा। तो इसलिए बिल्कुल भी स्किप मत करना संडे वाला डिस्कशन, वो मैं आप लोगों को पहले ही बता दे रहा हूं। और जो आप लोगों का शाम को जो डिस्कशन आता है संडे वाला, यानी कि एक तरीके से जो नैनो मैगजीन वाला आता है, वो भी आप लोगों का रिवीजन की वीडियो आपकी बार नहीं रहेगी, जैसा मैंने आप सभी लोगों को बताया था। उसमें भी कई सारे आर्टिकल में डिस्कस करने वाला हूं, क्यों? क्योंकि वो बेसिक्स बचे हुए हैं कई सारे आर्टिकल। रिवीजन तो यार देखो एक बार को आप लोग अपने आप भी कर लोगे, जैसा मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है, रिवीजन अगर आप लोग अपने आप ही करो तो वो ही ज्यादा फायदेमंद है। क्योंकि जब एग्जामिनेशन हॉल में आप लोग बैठोगे तो आप लोग को रिकॉल करनी पड़ेंगी चीजें, तो वो रिकॉल करोगे अपने आप खुद से तो ही आप लोगों को एग्जाम में याद आएंगी, वहां पर आप लोगों को कोई पढ़ाने नहीं आएगा। पूरा प्रोसीजर आप लोगों को पता है क्या होता है। जैसे एक इंसान है, अगर आप लोग ये दो डब्बे बनाए, ठीक है, यहां पर मैं क्या करता हूं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोगों के दिमाग में चीजें जा रही हैं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, पर लेकिन एग्जाम में उल्टा काम आप लोगों को करना होता है। आप लोगों को अपने दिमाग में से चीजें निकालनी होती हैं और तब आप लोग कॉपी में लिखना होता है। और वो दिमाग में से चीजें निकालोगे कॉपी में तभी लिखोगे, तभी जब आप लोग उसका रिवीजन कर पाओगे। अगर फिर से रिवीजन भी बार बार मैं ही आप लोगों को कराता रहूं तो यही वाला प्रोसीजर चलता रहेगा। जो ये वाला प्रोसीजर है जो आप लोग खुद से अपने दिमाग में से चीजें निकालनी है एग्जाम में, वो आप लोग कभी पूरा नहीं कर पाओगे। तो एक तरीके से ये आप लोग अपने साथ में एक धोखा करते हो जब बोलते हो ना कि सर आप रिवीजन करा दो। मैं तो रिवीजन कराता रहूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, इवन मुझे कुछ नया भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, पुरानी चीजें उठाकर आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा, कुछ टाइम नहीं लगेगा मेरा, आराम से मैं काम करता रहूंगा सारे। पर लेकिन इससे आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, कुछ नया सीखने को नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, एग्जाम में ये काम ही नहीं आएगा, आपको काम वही आएगा जो खुद से आप लोग रिवीजन करेंगे और रिकॉल करेंगे चीजों को। इसलिए मैं बोलता हूं बिस्तर पर जाने से कम आप लोग 5-10 मिनट पहले, जब आप लोगों को लगे सोना है आप लोगों को 9 बजे 10 बजे, उससे 10-15 मिनट पहले जाओ और पूरे दिन का रिकॉल करो क्या क्या चीजें आप लोगों ने की है, तो तभी आप लोग चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो ये चीजें जरूर इंप्लीमेंट करो लाइफ में, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, तो जिससे चाहिए आप लोग रिवीजन जो है वो अपने आप कोशिश किया करो, ठीक है। सारी चीजें अगर टीचर के ऊपर छोड़ोगे तो एग्जाम में बेसिकली आप लोग बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि ये वाला प्रोसीजर चलता रहेगा और ये वाला बिल्कुल नहीं चलेगा। और एग्जाम में यही वाला काम आने वाला है, याद चीजें नहीं आएंगी, क्योंकि आप लोग तो एक टेंडेंसी बन चुकी है कि टीचर पढ़ाएगा वही याद आएगा, ठीक है, एक तरीके से टीचर ही रिवीजन कराएगा। तो वो वाली चीजों से थोड़ा बचो, तो खुद से थोड़ा सा रिवीजन करने की डालो, प्रैक्टिस करो। बाकी प्रैक्टिस की चीजें मैं आप लोग कराता हूं, वो आगे भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना। तो आगे चलते हैं, सेमीकंडक्टर चिप के बारे में बात करूंगा। चिप्स नहीं है, ठीक है चिप्स नहीं है भाई साहब, ये बेसिकली सेमीकंडक्टर चिप है, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो आखिर क्या है बेसिकली समझेंगे इसके बारे में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों का पेपर 2 और 3 के पॉइंट ऑफ से इंपॉर्टेंट आर्टिकल होगा। और एक और प्यारी बात जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहता हूँ, देखिए जिस दिन ये आर्टिकल मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ाया, ठीक है, उसी दिन चाहता तो मैं आप लोगों को सारी बेसिक चीजें बता देता, पर रीजन क्या था नया बताने का, उसका रीजन बेसिकली यही रहता है, जब यहाँ पर जो भी आर्टिकल आता है करंट में, तो वो क्या रहता है उसके बारे में कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन रहती है, छोटी छोटी 2-4 कि अच्छा इतने पैसे खर्च करेंगे और ये चीजें यहाँ पर हो जाएंगी, और उससे आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है। पर लेकिन जब ये एडिटोरियल के ऊपर आता है ये आर्टिकल, तो वो पूरा एक आर्टिकल आप लोगों का बन जाता है शानदार, जो कि एग्जाम में आप लोगों का पूरा काम आता है। जब एडिटोरियल में आ जाता है तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन तो आप लोगों की कवर होती है, इसके साथ में स्टैटिक पोर्शन कवर होता है, इसके साथ में राइटर का व्यू कवर होता है, और इसी के साथ में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं वो कवर होता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि प्रीलिम्स
मेंस इंटरव्यू या फिर किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, उसका पूरा एक जगह जो फोल्डर आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो इसीलिए हमेशा कोशिश किया करो। देखिए, आप लोगों ने किसी भी अगर टॉपर से आज के बारे में बात करें तो वो बोलते हैं कि एक बार को न्यूज़पेपर पूरा छोड़ दो पर एडिटोरियल मत छोड़ देना, ठीक है। तो आप लोग इसको देखा करो। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि एडिटोरियल तो कंप्लीट करो ही करो, एक बार को न्यूज़पेपर बच जाए। क्योंकि एडिटोरियल जो लिखते हैं ना, न्यूज़पेपर में एडिटोरियल लिखा जाता है, अगर उठाकर देखोगे आप लोग, जैसे कि पिछले 4-5 सालों से मैं भी देख रहा हूं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है खासकर वो हमेशा एडिटोरियल में कवर होता है। और जब एडिटोरियल में कवर होता है तो आप लोग को एक एक्स्ट्रा एज मिलती है, राइटर का व्यू। और जब इंटरव्यू में आप लोग जाकर बैठोगे ना, इंटरव्यू में आप लोगों से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कोई नहीं पूछेगा कितने हजार रुपए खर्च किए थे, वो ये पूछेंगे क्या इंपैक्ट इंडिया के ऊपर इसका पड़ेगा अगर हम लोग अपनी कंट्री में सेमीकंडक्टर की चिप जो है उसके लिए अपनी कंट्री में हम लोग मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी लगाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग? तो वो वाली चीजें आप लोग हमेशा एडिटोरियल से डेवलप होगी। और अगर आप लोग चाहते हैं बस प्रीलिम्स क्लियर करना है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, एक बच्चा ये बोल रहा है कि सर इसके बारे में जब आप पढ़ाते हो तो वहीं पर न्यूज एनालिसिस में ही आप लोग पूरा टॉपिक कवर करा दिया करो। तो न्यूज एनालिसिस देखिए छोटा सा स्टार्ट लास्ट में इसलिए डालता हूं क्योंकि एक तो पता रहे कि आगे एडिटोरियल क्या आएंगे आप लोगों को, उससे आइडिया लग जाता है। तो एडिटोरियल के एक बेस बनाने के लिए बेसिकली वो न्यूज एनालिसिस में कराता हूं ताकि अच्छे से आप लोग चीजों को फिर आगे कवर कर सको। पढ़ना है तो इस तरीके से पढ़ो, सिलेक्शन लेना है, वरना टाइम पास तो फिर चलता रहेगा, 2-4 साल ही बर्बाद हो जाएंगे आप लोगों के। तो अपने टाइम को देखो कैसे ढंग से यूटिलाइज आप लोगों को करना है, ठीक है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर हमारी लाइफ का क्या पार्ट बन चुका है। तो ये जो मैं यहाँ पर चीजें लिखी हुई है ये भी सारी बताऊंगा, एक बार समझिए पहले। आज की डेट में छोटे से छोटी चीज मोबाइल से लेकर एरोप्लेन तक का हर जगह सेमीकंडक्टर का यूज होता है। तो सेमीकंडक्टर जो है वो काफी एक ऐसी इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया लाइफ का कि जिसके बिना हमारी काम चल ही नहीं कर पाएगा। अगर देखा जाए सेमीकंडक्टर अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके के यहाँ पर डिजाइन में इनको क्रिएट किया गया। आज की डेट में ऐसा हो चुका है एक छोटी सी चिप के अंदर ही पूरा सिस्टम क्रिएट हो जाता है। पहले इनका साइज बड़ा हुआ करता था, आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक टाइम ऐसा था कि जो पूरा जो कंप्यूटर है वो एक रूम में आया करता था, एक रूम जितना कंप्यूटर था। और आज की डेट में क्या है, एक मोबाइल आप लोग अपनी पॉकेट में लेकर घूमते हो तो वो आप लोगों का पूरा कंप्यूटर बन जाता है। तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर हम लोग अपने ही देश में अगर मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी करना स्टार्ट कर दें तो हम लोग चीजों को सुधार पाएंगे। क्योंकि आज की डेट में जो चिप हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं ये सारी ऑल ओवर वर्ल्ड से खरीद कर लेकर आते हैं। हमारे देश में काफी कम यहाँ पर बनाई जाती है, बनाई क्या जाती है बिल्कुल ना के बराबर चीजें। थोड़ी बहुत जो बनाई जाती है वो बेसिकली डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बनाते हैं। तो उसके अलावा बाकी बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा जो यहाँ पर आज की डेट में भी जो पावरफुल कंट्री है इस एरिया में वो है यूएसए, जो कि 47% यानी कि 47% यहाँ पर इसका टोटल इसके पास में पावर देखने को मिलेगी। अगर दूसरे नंबर पर आप लोग यहाँ पर बात करेंगे तो एक टाइम पर जापान हुआ करता था, ठीक है। तो जापान अभी थोड़ा सा नीचे आ गया, पर लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे आगे जो बढ़ता हुआ आ रहा है वो है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया लगभग आप लोगों को 20% यहाँ पर देखने को मिलेगा, जापान लगभग 10% देखने को मिलेगा, चाइना यहाँ पर 5% लगभग, यूरोपियन यूनियन यहाँ पर 10% और ताइवान यहाँ पर 7%। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन है फिलहाल अभी यहाँ पर, वो है ताइवान। ताइवान हमारे साथ में मिलकर काम करने वाला है इस फील्ड में, जिससे हम लोग चीजों को आगे लेकर चल पाएंगे। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगर आप लोगों को कुछ लिखने के लिए आ जाए तो ये फोल्डर आप लोगों को काम आने वाला है वहां पर बेसिकली एग्जाम में। तो ये सारा माल मसाला आप लोगों के पास में होना चाहिए। अगर थोड़ा सा और पर्टिकुलर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँ, सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे, पर लेकिन सेमीकंडक्टर के साथ में आप लोगों को कुछ चीजें और समझनी चाहिए, जैसे कि इंसुलेटर, ठीक है, दूसरा होता है सेमीकंडक्टर और तीसरा होता है कंडक्टर। तो ये कई बार आप लोगों से जनरल साइंस के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम के अंदर में। जो इंसुलेटर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप लोगों को कोई गर्म चीज पकड़नी है, देखा नहीं होगा घर में भी हम लोग क्या यूज करते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब हम लोग रोटी बनाते हैं तो तवा जो रहता है उसको पकड़ने के लिए जो हैंडल रहता है वो लकड़ी का रहता है, तो वो इंसुलेटर का काम करता है, ठीक है। एक तरीके से मतलब इसका ये हो गया कि आप लोगों के हाथ में वो चीज गर्म न लगे, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा जब मम्मियां घरों में देखा होगा ना, जब कोई पतीली वगैरह कोई मतलब कुछ भी इस तरीके से कोई कढ़ाई वगैरह उठाती है तो हाथों में कपड़ा पकड़ लेती है और जब उससे हैंडल को पकड़ के उठाती है तो वो क्या रहता है, वो इसीलिए रहता है ताकि हाथ न जले। तो कपड़ा इंसुलेटर का काम करता है वहां पर। तो इंसुलेटर क्या करता है, हीट को रोकने का काम करता है ताकि हमारी बॉडी को टच न कर सके। तो कहीं पर भी अगर आप लोगों को हीट को एक जगह से दूसरी जगह पर जाने से रोकना है तो आप लोग इंसुलेटर यूज करते हैं। समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या हो गया, ये हो गया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मतलब इनके बीच का हो जाएगा। तीसरा हो गया कंडक्टर। कंडक्टर क्या रहता है, बहुत शानदार तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पे जो हीट है या फिर जो बिजली है उसको ट्रांसफर करने का काम करता है। तो ये सारा काम करता है कंडक्टर, पर लेकिन सेमीकंडक्टर इसके बीच का आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा और समझने के लिए आप लोगों को इस वाले स्लाइड पे चलना पड़ेगा, ठीक है। देखिए होता क्या है,
जब यहाँ पर एक तो हो गया यहाँ पर कंडक्टिंग बैंड, ठीक है, और एक हो गया यहाँ पर ये बेसिकली वैलेंस बैंड। जब यहाँ पर इनके बीच में जो ज्यादा गैप हो गया तो इसका मतलब ये इंसुलेटर हो गया, यानी कि इनके बीच में कुछ भी कनेक्शन आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, तो ये आप लोगों को इंसुलेटर यहाँ पर देखने को मिलेगा। जब थोड़े से पास में आ गए और कुछ कनेक्शन यहाँ पर बनाया जा सकता है, यहाँ पर एक दूसरे के साथ में कनेक्टिविटी की जा सकती है, ये गैप थोड़ा कम हो गया बिल्कुल एक तरीके से, और इनके बीच में थोड़ा एनर्जी फ्लो हो सकता है, तो ये सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में यहां पर आ जाता है, ठीक है। तीसरा जो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहे हैं और बिल्कुल एक दूसरे के साथ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये कंडक्टर वाली बात होगी। तो जो भी हम लोग घरों में तार यूज करते हैं तो आप लोगों को देखने को मिलता है नॉर्मली कंडक्टर रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज की जाती है, जो मोटर बनते हैं वो सारी चीजें, कोई भी बिजली का तार है अगर आज के डेट में उसमें हाथ लगाएंगे तो वो आप लोगों को पटक पटक के मारेगा, ठीक है। तो वो आप लोगों को देखने को मिलता है उसके अंदर कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा नजर आती है, तो इसलिए आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि बिजली के तार को छूने से पहले वैसा चप्पल पहन लेना, ठीक है, वरना चप्पलें पड़ेंगी फिर अगर किसी ने करंट लगा दिया तो ये बातें हैं। तो इनके बारे में आप लोगों को पूरा पता होना चाहिए। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर ये क्या क्या है, पूरा उदाहरण के तौर पर मैंने बता दिया। तो कॉपर, सिल्वर, एल्यूमिनियम और निकिल, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे कंडक्टर। इंसुलेटर में आप लोग कुछ भी बोल सकते हैं, ग्लास हो गया, लकड़ी हो गई, प्लास्टिक हो गया, ये इंसुलेटर का काम करते हैं, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर सेमीकंडक्टर, तो कार्बन हो गया, ठीक है, सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये आप लोगों के बेसिकली सेमीकंडक्टर की कैटेगरी में आते हैं। तो ये सेमीकंडक्टर काफी लार्ज स्केल पर यूज किए जाते हैं अगर हम लोग कुछ भी बनाते हैं। रीजन क्या है आप लोग देख सकते हैं। अच्छा मैं आप लोगों से पूछूं, अगर आप लोगों ने ये वाला सर्किट कभी देखा है, घरों में जब पुरानी रेडियो आया करती थी, जब उसमें सेल भी हम लोग डाला करते थे, तो पीछे से उसका बक्सा खुलता था पूरा, ठीक है, मान लीजिए ये रेडियो होती थी, ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा। इस पे यहाँ पे बेसिकली ऊपर जो होती थी एक वो होता था, वो एक ऐसी लाइन रहती थी, वो चला करती थी आगे पीछे जब हम लोग चैनल चेंज करते थे, और यहाँ पे बटन हुआ करता था चैनल चेंज करने का, और एक छोटा सा बटन यहाँ पर हुआ करता था। याद आ रही है ये रेडियो बेसिकली मैंने बहुत यूज किया यार, ये जब पढ़ा करता था ना मैं बेसिकली जब खासकर जो मैथ्स वाला जो पोर्शन किया करता था तो शौक चला लिया करता था, तो मुझे इसलिए कई बार ना कुछ गड़बड़ हो गई तो खोल के देख लिया उसको अंदर से, तो उसके अंदर ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आप लोगों ने देखी होगी, तो वही सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो वो बेसिकली सेमीकंडक्टर्स होते हैं जो यहाँ पर कनेक्ट किए जाते हैं। तो हमारे देश में हम लोग इनको बनाते नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य आप लोग बोल सकते हैं। मैक्सिमम चीजें हम लोग यहाँ पर खरीद कर लेकर आते हैं बाहर से, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर इन चीजों को लेकर काफी ज्यादा मजबूर नजर आते हैं। तो इसी के ऊपर काम करने की जरूरत हम लोग को बहुत ज्यादा है, और उसी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने बताया हर जगह इसको यूज करते हैं, और इसी के साथ में जो पीसी है उसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी 70% तक चाइना से खरीद कर जाती है, सेल फोन के अंदर 51% और टीवी मॉनिटर के अंदर 36% चाइना का दबदबा है। तो अभी ये न्यूज में क्यों आया, वो न्यूज में इसलिए क्योंकि चाइना के अंदर आ गया कोरोना वायरस आने की वजह से चाइना की सारी जो फैसिलिटी थी वो बंद हो गई वहां पर। तो जैसे ही चाइना के वहां पर चीजें सामान जो है वो आना बंद हो गया, अब ये लगने लगा यार काम कैसे चले गए, तो ये तो सारी चीजें बंद हो गई, तो हम लोगों को लगा यार अब कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो इसीलिए इन सब चीजों के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। तो यहां पर याद रखिएगा कुछ और बेसिक इंफॉर्मेशन, जो कंडक्टर होता है वो एक्सट्रीमली लो रेजिस्टेंस रखता है, यानी कि जब यहां पर बिजली एक एरिया से दूसरे एरिया में जानी है तो वो आसानी से चली जाएगी, कंडक्टर का काम ही यही होता है। तो यहां पर रेजिस्टेंस बिल्कुल ही लो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके अंदर में, ना के बराबर में। सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस थोड़ा सा और बढ़ा हुआ आप लोगों को नजर आएगा, ठीक है, तो यहां पर एक थोड़ा सा और रेजिस्टेंस हो जाता है, पर लेकिन अगर बात करें इंसुलेटर में तो इतना रेजिस्टेंस होता है कि वो हीट को फ्लो होने ही नहीं देता है बिल्कुल भी। तो रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि रुकावट बेसिकली बढ़ती चली जाती है। इंसुलेटर में सबसे ज्यादा है, सेमीकंडक्टर में उससे कम है, और कंडक्टर में उससे कम है, यानी कि ना के बराबर है। तो ऐसे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी आप लोगों से अगर कोई पूछ ले कि किसमें रेजिस्टेंस यानी कि रुकावट ज्यादा है और किसमें कम है, तो ये भी आप लोग यहां पर याद रखिएगा, क्योंकि ऐसे पॉइंट है जो आप लोगों को कई सारी बातें बताते हैं, तो कंफ्यूजन माइंड में रहेगा, तो आप लोग उनको अंडरस्टैंड ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी बातें आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, तो इसीलिए मैंने आप लोगों को डिटेल में यहाँ पर इसके बारे में बताया, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को आगे लेकर चलूंगा, जो कई सारी बातें आप लोगों को समझाऊंगा इसके बारे में, जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। अगर आज की डेट में आप लोग यहाँ पर बात करें तो नेशनल पॉलिसी इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे देश में लाई गई थी 2019 में। उस टाइम पर बोला गया था यार इलेक्ट्रॉनिक के जो प्रोडक्ट वगैरह है ना अपने देश में मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट करेंगे। इसमें चिपसेट के बारे में हम लोगों ने बातें की। तो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइनिंग और इसी के साथ में मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि डिजाइन करना है अपने ही देश में और मैन्युफैक्चर करना है, ताकि भाई साहब बाहर से खरीद के न लानी पड़े, और अपने ही देश में हम लोग इनको बनाएंगे तो हमारे जैसे इंजीनियर फिर वहां पर जाएंगे उनको बनाने के लिए, तो बहुत सारे बेरोजगार इंजीनियरों को यहाँ पर जॉब भी मिलती हुई नजर आएगी, जिसके चलते यहाँ पर अपने ही देश में अपने ही पैसे को अपने ही लोगों पर यूज करके अपना ही फायदा पहुंचाकर अपने ही घर में सारे सामान हम लोग बना पाएंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अगर बात करें 100% जो हम आज के में जो चिप, मेमोरी, डिस्प्ले वगैरह ये इंपोर्ट करते हैं बाहर से, और इसमें हमारा खर्चा जो 2020 में था वो लगभग 15 बिलियन आप लोगों को देखने को मिला, जिसमें से 37 बिलियन सोच रहे हैं हम लोगों ने ओनली चाइना से खरीदा, यानी कि अपने देश में से 15 बिलियन का अगर 37% आप लोग बोले, हम लोगों ने ओनली चाइना को एक तरीके से पैसा दे दिया कि भाई साहब लो तुम अपने वहां बनाओ, अपने लोगों को जॉब दो, अपना मटेरियल यूज करो, हमारे यहाँ बना बनाया लाकर बेच दो और हमारे साथ पैसा लेके चले जाओ। यानी कि वही काम जो अंग्रेज क्या करते थे।
तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं हमारे पैसा जो है वो देश के बाहर जाता है, दिक्कतें देखने को मिलती है। मैं रियलिटी में बताऊं, कई बार तो मुझे YouTube से भी दिक्कत होती है। रीजन क्या है, अब YouTube के अंदर जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं, ठीक है, उस पे जो भी पैसा आता है उसका लगभग 50% YouTube अपने पास रखता है, यानी कि बाहर देश में चला जाता है, और 50% यहाँ पर बेसिकली जो इसके ऊपर काम करते हैं उनको देते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर सोचो हमारे ही देश का YouTube प्लेटफॉर्म होता तो 50% चलो हमको मिल रहा है, वो एक सही बात है, पर लेकिन 50% हमारी गवर्नमेंट के पास में जाता या फिर हमारे देश में किसी कंपनी के पास में जाता, तो हमारे ही देश में हम लोग उसको यूज कर पाते, हमारे ही देश की इकोनॉमी के अंदर लगता, तो कितना ज्यादा फायदा उससे देखने को मिलता। तो ये बातें आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कई सारी जो बाहर की कंपनी है ना, अमेजन हम लोग यूज करते हैं, ये सारी गूगल हो गई या फेसबुक हो गया, ये इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, ये सारी बाहर की कंपनी है। तो इसलिए मैक्सिमम आज के डेट में भी कह सकते हैं हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के दायरे में ही जी रहे हैं हम लोग, उनका नेचर बस थोड़ा सा चेंज हो गया है, ठीक है। तो कहने के लिए आज भी कुछ ज्यादा अचीवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा नहीं, सारी चीजें बाहर की। और सबसे इरिटेटिंग बात जो मुझे इसमें लगती है वो ये है कि ये सारी बड़ी बड़ी कंपनी जो है इनको चला भी हमारे ही देश के लोग रहे हैं, ठीक है अगर देखा जाए तो, और हमारे ही देश का पैसा यहाँ से ड्रेन होकर बाहर जा रहा है। तो यानी कि हमारे ही देश के लोगों को, हमको ही बेसिकली एक तरीके से यूज किया जा रहा है पैसे को हमारे ही देश में से बाहर निकालने के लिए। तो वो अंग्रेजों वाली कहानी मुझे इसीलिए याद आती है कि हमारे ही देश के लोगों को ट्रेन कर रहे हैं, हमारे ही देश के लोगों को मरवाने के लिए, हमारे ही देश में लोगों को हमारे ही देश के लोगों के साथ में लड़ाने के लिए। तो वही माहौल आज की डेट में भी है, बस नेचर थोड़ा सा चेंज हो गया, हमको चीजें फील नहीं हो रही है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए जो भी है आप लोग समझदार हैं। बाकी बात करें यहाँ पर, एक यहाँ पर सितार एक यूनिट है यहाँ पर डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ की, जो कि बेंगलुरु के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा। उसी के साथ में सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी है जो चंडीगढ़ के अंदर। ये बेसिकली हमारे देश में दो ऐसी यूनिट है जो कि इस काम को करती हैं, पर लेकिन वो किसके लिए करती हैं, वो ओनली स्ट्रेटेजिक पर्पज, स्ट्रेटेजिक मतलब डिफेंस के लिए, हमारी कंट्री में स्पेस के लिए, उसके लिए करती है, ना कि हमारे जैसे लोग कोई खरीद ले उसको जाकर उनके लिए प्रोवाइड नहीं कराती है। तो ये काफी लो लेवल पर चीजें हो गई, तो थोड़ा सा अच्छे लेवल पर हम लोग को चीजों को लेकर चलना पड़ेगा अगर चीजें सुधारनी है तो, वरना क्या होगा फिर यही दिक्कतें देखने को मिलेगी। अभी आप लोगों को देखने को मिला बहुत सारे लार्ज स्केल पर यहाँ पर शॉर्टेज बढ़ गई। एक तो कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लग गया और चाइना, साउथ कोरिया, यूएसए सब जगह से कहीं से लेकर नहीं आ पाए, तो हमारी कंट्री में सारी चीजें जो है वो बर्बाद हो गई। मैं आप लोग को बताऊं, एक कोई छोटी सी चीजें अगर गाड़ी में आज के में जरूरत पड़ी, जैसे कि सर्विस सेंटर के ऊपर गाड़ी लेकर गया, तो वहां पर दिक्कतें देखने को मिली। उन्होंने बोला अभी नहीं मिलेगी गाड़ी, जो है आप लोगों को लगभग 25 दिन बाद में मिलेगी। मैंने कहा ऐसा क्यों भाई, कह रहा है कि यार बाहर से कुछ सप्लाई नहीं आ रही है, ठीक है। तो ये कोविड-19 के टाइम पर आप लोगों को ये दिक्कतें देखने को मिलेगी, जो कि काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर प्रॉब्लम निकल कर आई। सर्विस सेंटर पर जाओ तो वो बोलेंगे अगर ये प्रोडक्ट खराब हो गया, कुछ दिक्कत हो गया, तो भाई साहब अभी टाइम लगेगा। तो ये इशू आप लोगों को काफी लार्ज स्केल पर पूरे देश में देखने को मिला। इंक्रीज हो गया कंजप्शन फिलहाल अभी काफी ज्यादा है। हर एक चीज, जैसे इलेक्ट्रिक गाड़ी आ रही है तो काफी ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक जितना सामान अभी आएगा आगे आने वाले टाइम में, हर एक उसमें चिप यूज होगी यहाँ पर। तो इसलिए यहाँ पर इसलिए जरूरी हो जाता है कि इसके ऊपर और ज्यादा फोकस देकर चला जाए, तो ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि इंपैक्ट जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, अगर सप्लाई जो है वो रिड्यूस हो जाती है, बाहर से अगर सामान नहीं आ रहा है, हमारे देश में हम लोग बना नहीं रहे हैं, दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो दूसरा जब देगा तभी हमारा काम चलेगा, वरना चीजें रुकी पड़ी रहेंगी। तो इसके चलते हमारे देश में रिड्यूस होगी सप्लाई। इसके चलते जो कंज्यूमर है इस पर्टिकुलर फील्ड में वो ढंग से काम नहीं कर पाए, जो कि इनपुट होता है उनको मिल नहीं पाया, तो प्रोडक्ट भी ढंग से नहीं बन पाए, तो प्रोडक्शन भी घट गया। और इसी के साथ में जब डिले होगी सप्लाई, तो इसके चलते कई सारे फीचर भी रिड्यूस करने पड़े। ऐसा लग रहा था कि चलो यार इसके बिना ही कुछ काम चल जाएगा, क्या ऐसा कुछ काम कर लेते हैं, तो सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिले। तो दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी तो यार ऐसी होती है, तो इसके ऊपर हम लोगों को काम करना चाहिए। और वही काम को करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा 76,000 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। अब इस 76,000 करोड़ रुपए को हम लोग कैसे यूज करेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो 50% यहाँ पर प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले फैब्रिकेशन में लगाएंगे, यानी कि सेमीकंडक्टर भी बनाएंगे, और जो डिस्प्ले आज के डेट में हम लोग सारे फोन में या फिर लैपटॉप में, कंप्यूटर में देखते हैं, उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। स्कीम का एम जो है हमारी कंट्री को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, ताकि बाहर से हम लोग सामान खरीद कर लेकर आ रहे हैं उसके ऊपर डिपेंडेंट न रहे, अपने ही देश में हम लोग हाईटेक क्लस्टर बना सके और इवन बाहर सप्लाई भी कर सके, उस लेवल पर हम लोग यहाँ पर काम करेंगे। तो यही मुद्दा है। तो यहाँ पर जो सारी बातें सॉरी यार, यहाँ पर जो सारी बातें लिखी हुई है वही मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ एक एक कर बिल्कुल डिटेल में, ताकि आप लोग इनको आंसर राइटिंग में यूज कर सकें अच्छे से और कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को देखने को न मिले। अब ये जो मिशन हम लोग इंप्लीमेंट करने वाले हैं, इसका कंपोनेंट क्या है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर सेमीकंडक्टर की जो आप लोग यहाँ पर एक अलग अलग लेवल पर हम लोग काम करते हुए नजर आएंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर 50% जो सपोर्ट प्रोवाइड कराई जानी है, यहाँ पर ये बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है कि जो भी यहाँ पर कोई यहाँ पर सिस्टम को एस्टेब्लिश करना चाहता है उसको प्रोवाइड कराई जाएगी। अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी लगाना चाहता है, कोई प्लांट, पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो लैंड वगैरह प्रोवाइड कराना, ये सारी चीजें और लॉजिस्टिक सपोर्ट, ताकि हमारे देश में काम चल सके। तो यहाँ पर गवर्नमेंट काफी बढ़ चढ़कर आगे आएगी, ठीक है। होने वाला कि एक तरीके से प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम, जिसको PLI बोलते हैं आप लोग, उसका मतलब क्या है, कोई प्रोडक्ट अगर आप लोग बनाना चाहते हैं
तो उससे रिलेटेड इंसेंटिव यानी कि कुछ छूट दी जाएगी ताकि आप लोग उसको आगे लेकर चल सको। तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा। सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी यहां पर बनाई जाएंगी अलग अलग एरिया पे ताकि काम चल सके यहां पर, और स्टेट गवर्नमेंट को भी सपोर्ट किया जाएगा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यहां पर काम करेगी। इसके चलते दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर काम करने वाले हैं। सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग कंपनी, जैसे डिजाइनिंग जो यहाँ पर लिंक्ड इंसेंटिव दिया जाएगा अगर कोई काम करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उसके चलते 50% के करीब यहाँ पर जो डिजाइनिंग लिंक इंसेंटिव मिलेगा, यानी कि 50% पैसा तुम लोगों को 50% हम लगाते हैं और काम करते हैं। इसी के साथ में जो भी कोई अगर खर्चा हो रहा है या फिर जो भी कोई प्रोडक्ट का डिप्लॉयमेंट करना है उसमें भी लगभग 4 से 6% का आप लोगों यहाँ पर जो आप लोगों को नेट सेल में जो 5 साल तक के उसमें भी आप लोगों को प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आने वाले टाइम में बोला जा रहा है 100 के करीब डोमेस्टिक कंपनी होगी जो यहाँ पर चिप बनाती हुई, ये सर्किट बनाती हुई, ये सारी चीजें बनाती हुई आप लोगों को नजर आएंगे ताकि चाइना जैसी कंट्री के ऊपर हम लोग टिके न रहे, अपने लेवल पर काम कर सके। तो इंडिया के अंदर जो सेमीकंडक्टर मिशन है यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं हमको तो खुद को सस्टेन करेगा ही करेगा, अच्छे लेवल पर हम लोग काम करेंगे, स्पेशलाइजेशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी और ग्लोबल लेवल पर भी हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे, ये काफी अच्छा रहेगा। तो इफिशिएंट और स्मूथ इंप्लीमेंटेशन होगा स्कीम का, अपने ही देश के अंदर फिर चीजों की कमी नहीं पड़ेगी, सारी चीज हम लोग लेकर ढंग से चल पाएंगे। और माना यह जा रहा है कि इस प्रोग्राम को अगर ढंग से लेकर चलते हैं तो लगभग 85,000 वेल ट्रेड इंजीनियर की रिक्वायरमेंट यहां पर पड़ेगी जो इसको इंप्लीमेंट करना है। तो 85,000 लोगों को डायरेक्ट जॉब क्रिएट होगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है 50% जो यहां पर एक्सपेंस कर रही है डिजाइन में, इंसेंटिव में, उसी कर रही है क्योंकि ये इंडिपेंडेंट बनाएगा, आत्मनिर्भर बनाएगा और हमारे ही देश में हमको एक तरीके से जॉब भी दिलाएगा और अपने ही देश में चीजें बनाएंगे तो कहीं बाहर डिपेंडेंसी भी नहीं देखने को मिलेगी हम लोग को। तो ये आप लोगों को नजर आएगा। एंटायर प्रोग्राम जो है 35,000 हाई क्वालिटी डायरेक्ट जॉब आप लोगों को नजर आएगी और 1 लाख के करीब बोला गया है इनडायरेक्ट जॉब नजर आएगी। तो ये आप लोग समझ सकते हैं कितना फायदा यहां पर देखने को मिलेगा। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है आज के डेट में जब यहां पर ऐसा काम चल रहा है चाइना के साथ में हमारे रिलेशन आप लोग देख ही रहे हैं वो सारी चीजें, तो जरूरी है हम लोग इस एरिया में काम करें। पता चला कल को बोल दिया कि एक भी चिप तुमको नहीं देंगे, तो फिर पता चला हम लोग को चिप नहीं मिली और हम लोग जो है यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम लोग इन चिप से काम चला रहे हैं। तो ऐसा नहीं होगा भाई साहब, तो इससे आप लोगों को थोड़ा पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए। इसी के साथ में जो अप्रूव प्रोग्राम किया गया है ये इनोवेशन का काम करेगा देश के अंदर में, वरना हम लोग दूसरे देश के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। भाई साहब रिसर्च और डेवलपमेंट तुम कर लो और हमको बना कर दे देना, तो वो हमारे देश की सोवरेनिटी को भी हट करता है। तो हम लोग अपने देश में ही डिजिटल सोवरेन बन पाएंगे, यानी कि संप्रभुता डिजिटल के फील्ड में अपने ही देश में हम लोग को देखने को मिलेगी। हाई स्किल इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हमारे देश में देखने को मिलेगी, जो इंजीनियर है बाहर जाकर उनको जॉब ढूंढनी पड़ती है। और अगर इस तरीके से हम लोग काम कर पाते हैं तो अपने ही देश में काफी बड़ा इफेक्ट आप लोग को देखने को मिलेगा और इसी के साथ में हम लोग ग्लोबल चेन सप्लाई का भी पार्ट बन पाएंगे। तो ये काफी बड़ा प्रोग्राम आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों को ये आर्टिकल ऐसे कवर करा दिया कि कल को जनरल साइंस के अंदर आप लोगों से कोई पूछने लगे सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंसुलेटर क्या होता है, उसके बारे में बताएंगे। किस किस देश में क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में आप लोग बता पाएंगे। कैसे कैसे ये काम करता है, रेजिस्टेंस किस किस में ज्यादा होता है ये भी आप लोग बता पाएंगे। तो ऐसे होता है पढ़ाई, ठीक है। तो ये चीजें मैं आप लोगों को इसलिए करवाता हूं इस तरीके से ताकि आप लोगों का करंट और स्टैटिक दोनों साथ में कवर हो जाए। तो इस तरीके से पढ़ाई करोगे तो कभी कोई कंफ्यूजन आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा लाइफ में और हमेशा लाइफ को एंजॉय करते हुए आप लोग नजर आओगे, ठीक है। तो ये मेरा बेसिक पर्पज था। आगे चलते हैं। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है यहाँ पर रसिया और चाइना के रसिया, इंडिया और चाइना तीनों की तिरंगबाजी के रिलेशन के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पर आप लोगों को याद होगा ये मैंने इसके ऊपर एक छोटी सी स्मॉल वीडियो भी बनाई थी। ये है कौन है, ये है बेसिकली चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। तो यहाँ पर इनको हमारे द्वारा कोकोनट पिलाया गया, पर लेकिन इन्होंने उस कोकोनट की बेइज्जती कर दी पिलाने की। ये जो कोकोनट पिलाया गया था ये हम लोगों ने इनको कहां पर पिलाया था, याद है आप लोगों को? याद नहीं है तो याद दिला देता हूं, आप लोगों को याद आ जाएगा। अभी कहां पर था वो, एक मिनट, ममल्लापुरम था ना वो, हाँ ममल्लापुरम में सबमिट हुई थी बेसिकली। तो ये काफी हिस्टोरिक ये एक इंसिडेंट था जहां पर हम लोगों ने इनको कोकोनट पिलाया। तो मुझे लग रहा है कि इनसे कोकोनट के पैसे ले लेने चाहिए हम लोगों को, क्योंकि इनके द्वारा जो हरकतें की गई है वो कोकोनट पिलाने वाली है ही नहीं है। इनको तो पिलाने नहीं चाहिए, अब तो इनको पर पैसे लेने चाहिए कोकोनट पिलाने के भी, जैसे इसके द्वारा हरकतें की जा रही है। सोचा था कि कुछ अच्छा चलेगा पर लेकिन अच्छा चला नहीं, काफी सारे इशू देखने को मिलेंगे। तो अभी यहाँ पर एक न्यूज आई थी, मैंने आप लोग को बोला भी था इस न्यूज के बारे में, ये इंटरनेशनल एडिशन की बात है, सेकंड पेपर की, ठीक है। तो यहां पर ये जो न्यूज आई इसके बारे में अभी बोला यह गया था कि यहां पर रसिया जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले कर सकता है इंडिया और चाइना को साथ में लेकर आने में। तो ये बातें यहां पर बोलेगी। तो रसिया को हम बोलते हैं तू तो मेरा भाई है भाई, साथ में मिलकर काम करेंगे। तो पर लेकिन चाइना का प्रेशर भी रसिया के पास में आज के डेट में रहता है। तो ये कई सारे मुद्दे आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। पहले आप लोग इस टॉपिक को समझिए, फिर आप लोग चीजों को समझ पाएंगे अच्छे से। बात क्या की जा रही है, देखिए रसिया, इंडिया और चाइना, इसको RIC बोलते हैं। ये एक ट्राइलेटरल ग्रुपिंग बनाई गई थी 2002 में,
ताकि हम लोग मिलकर आपस में काम कर सकें। गलत सुना आप लोगों ने, हम लोग मिलकर काम नहीं कर सकें। बेसिकली रसिया के यहाँ पर एक पर्टिकुलर लीडर थे जिनका नाम था येवेंगी प्रेमकाओ, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्सनैलिटी क्या चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि रसिया जो है वो एक स्ट्रेटेजिक प्रॉपर एक रोल प्ले कर सके यहाँ पर। इसके चलते इनके द्वारा 3 बातें ध्यान में रखी गई। पहली बात ये थी कि ये चाहते थे कि जो यूएसए का डोमिनेंस है ना आज के डेट में, अमेरिका के नीचे सब पड़े रहते हैं, उसको खत्म किया जाए, ठीक है। तो इसके चलते इनके द्वारा काम किया गया। दूसरा जो है ये चाहते थे कि इंडिया के साथ में टाई जो है उसको इंप्रूव किया जाए, ठीक है। तीसरा ये चाहते थे जो चाइना के साथ में फ्रेंडशिप है इसकी वो और थोड़ी सी गाढ़ी की जाए। तो इसका मतलब ये था कि अपनी जो पोजीशन है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते थे, इसलिए यहां पर ये ग्रुप बनाया। और जब ये ग्रुप साथ में आ गया, इंडिया, चाइना और बेसिकली यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सारा ग्रुप सब साथ में आया, तो 19% जो है यहां पर ग्लोबल की एक तरीके से लैंड मास यानी कि जमीन साथ में आ गई, और 33% यहां पर ग्लोबल की अगर बात करेंगे तो जीडीपी साथ में आ गई। यानी कि अगर आप लोग इसको थोड़ा सा देखोगे तो ये हो गई बेसिकली अपनी प्यारी कंट्री, तो हमारा दिलो जान हमारा भारत महान, ये हो गया यहां पर चाइना और ये हो गया यहां पर रसिया। तो कितना बड़ा बड़ा लैंड मास आप लोगों को देखने को मिलेगा ये सारा। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा एरिया एक दूसरे के साथ में आ गया काम करने के लिए। तो इसलिए बोला गया कि ये जो है काफी बड़े एरिया को एक साथ में हम लोगों ने देख लिया। पर लेकिन ये एरिया तब काम का एक दूसरे के साथ में जब मिलकर काम ढंग से करते हो। अब मिलकर तो काम ढंग से करते नहीं, दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो ये समिट कंडक्ट कराएगी ताकि रीजनल लेवल पर, लोकल एरिया पर हम लोग एक दूसरे के साथ में सिक्योरिटी फील कर सकें। एशिया के अंदर, पैसिफिक रीजन के अंदर जो दिक्कतें हैं, एशिया और पैसिफिक का मतलब आप लोगों को पता ही है ना, जब यहां पर ये हो गया इंडियन ओशन रीजन, ये हो गया पैसिफिक, तो इसके अंदर में जो एरिया आता है उसको एशिया पैसिफिक रीजन आप लोग बोलते हैं। और नॉर्मली इसके लिए इंडो पैसिफिक वर्ड भी यूज किया है, जिससे चाइना को मिर्ची लग जाती है कि इंडो वर्ड यूज मत करो, एशिया यूज करो। तो हम लोग बोलते हैं भाई साहब हम तो इंडो यूज करेंगे, और डोनाल्ड ट्रंप ने कूद कर इंडो यूज किया तो चाइना को खूब चिढ़ाया। डोनाल्ड ट्रंप बहुत मजे लेके गया लड़का। आगे बात करते हैं, इंपोर्टेंट जो ट्राइलेटरल फॉर्मेट है वो काफी इंपोर्टेंट है, ताकि दोनों के जो डायलॉग है वो आपस में मिलकर अच्छे कर सके हम लोग। और ज्वाइंट स्टेटमेंट भी दी जाती है जब मीटिंग कंप्लीट हो जाती है, और ये चाय पानी पीते हैं, इसके बाद में आप बाहर जाकर जनता को बोलते हैं बहुत मजा आया, पार्टी अच्छी रही, ठीक है। तो वो वाली बातें हैं। ट्राइलेटरल डायलॉग देखने को मिलता है, कैसे कोऑर्डिनेट करना है और कैसे आगे को लेकर चलना है, तो कई सारे मुद्दे रहते हैं इसमें। अगर बात करें यहाँ पर तो इंटरनेशनल और रीजनल पीस के बारे में बात करते हैं कि शांति बनाकर कैसे रखनी है और कैसे इंटरनेशनल रूल और रेगुलेशन को फॉलो करना है, उसके खिलाफ नहीं जाना है। पर लेकिन ये बातें किताबों में अच्छी लगती है क्योंकि चाइना इनमें से एक भी नहीं मानता है। इंटरनेशनल रूल और रेगुलेशन को वो साउथ चाइना सी के अंदर ही नहीं मानता है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, अगर बात करें साउथ चाइना सी के बारे में तो यहां पर आप लोगों को कंडीशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये आप लोगों को यहां पर नजर आएगा, ये हो गया, ठीक है। साउथ चाइना सी आप लोगों को एग्जैक्ट दिख रहा होगा, थोड़ा सा एक बार देख लीजिए और थोड़ा सा और देखिए थोड़ा सा, ठीक है। तो ये साउथ चाइना सी वाला पोर्शन हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आसपास वाली कंट्री को ये जिंदा नहीं रहने देता इंसान, ऐसी ऐसी हरकतें यहाँ पर करता है। तो इसलिए कई बार ये बातें बोली जाती है कि भाई साहब ये क्या करना चाहता है, ठीक है। तो वो इशू आप लोगों ने देखा यहाँ पर। इसी के साथ में मिलकर टेररिज्म को खत्म करना चाहते हैं। तो टेररिज्म खत्म कैसे होगा? पाकिस्तान को तुम वैसे ही सपोर्ट कर रहे हो हर मुद्दे पर, तुम कह रहे हो कि टेररिज्म को खत्म कर दें। पाकिस्तान का मतलब पाकिस्तान के जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है उनको। तो एक तरीके से यहाँ पर कंडीशन कैसी रहेगी, पाकिस्तान की गवर्नमेंट मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करती है और पाकिस्तान की गवर्नमेंट को आप लोग सपोर्ट करते हो, तो इनडायरेक्ट वे में तो बोलने वाली बात होगी। बस आर्म रेस के बारे में बात करें, हथियार के बारे में, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। बोलते हैं कि आर्म रेस से पीछे हटना है और सारे के सारे सबसे ज्यादा हथियार बनाने वाले और खरीदने वाले देश हैं, ठीक है। तो समझ रहे हैं आप लोग को, कथनी और करने में काफी ज्यादा फर्क यहाँ पर नजर आएगा और मिलकर काम करने की बात करते हैं यहाँ पर। तो यार यही बात होगी कि बोल कुछ रहे हैं कर कुछ रहे हैं, तो ये सही चीजें नहीं होती है, ये आज के डेट में देखने को मिलती है। इंडिया जो है वो काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर है अगर देखा जाए, खासकर रसिया का, और रसिया इंडिया का। पर लेकिन आज के डेट में चाइना के साथ में हमारे रिलेशन बिल्कुल ही एक अलग लेवल पर पहुंच चुके हैं, बड़े ही गहरे रिलेशन बन चुके हैं, बिल्कुल लंगोटिया यार वाले। क्योंकि चाइना जो है हमारी और हमें चाइना की बार बार लंगोट खींचते हुए नजर आते हैं। हालांकि हम नहीं करते हैं काम, ये हमेशा चाइना करता है, तो इसलिए लंगोटिया यार हो गए हम लोग। तो जो एक दूसरे की लंगोट खींचे वही लंगोटिया हो गया। तो ये हम लोग लंगोटिया यार है, और पाकिस्तान भी हमारा लंगोटिया यार है। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ये काफी बड़ी डिफिकल्टी हो जाती है अगर इस तरीके से हम लोग लड़ते रहेंगे, तो कैसे हम लोग मिलकर काम करेंगे। और चाइना और इंडिया के जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं रसिया जो है अगर उनको मिलाने की भी काम करे तो वो कर नहीं पाता है ढंग से, तो ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो इंडो पैसिफिक रीजन में अभी रायसीना जब डायलॉग हुआ था उसमें भी यहाँ पर एक तरीके से रसिया के द्वारा जो था चाइना को कहीं ना कहीं सपोर्ट किया गया, क्योंकि चाइना के प्रेशर में कहीं पर आ जाता है, कई बार अगर देखने को मिले चाइना के प्रेशर में क्यों आ जाता है, तो उसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर चीजों को समझना पड़ेगा। पहले आप लोग ये समझिए अभी रसिया हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। रसिया अभी हमको S-400 सिस्टम बेच के गया जो पुतिन था, उसी के साथ में S-500 और सिस्टम बेचने को कह रहा है, मतलब कि खरीद लो भाई साहब, तो पैसा तो हमारे पास से फ्री का रहा है, तुम जो बेचोगे हम लोग खरीद लेंगे, टेंशन मतलब अमीर आदमी हम, ठीक है। तो नहीं कहता, शाहरुख खान कहता है गरीबो हमारे पास है पैसा बहुत है, मूवी ने जब उसका फोन छीनकर बाहर फेंक देता है वो कहता है गरीब हो मेरे पास में बहुत पैसा है। तो वही वाला काम है
कि हमारे पास में बहुत पैसा है, तुम टेंशन मत लो। तो अगर बात करें आज की डेट में, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यूएसए का थ्रेट होते हुए भी, मतलब डोनाल्ड ट्रंप कूद कूद कर चला गया, अभी जो बाइडेन भी कूदता रहा, लेकिन हम लोगों ने इसकी मानी नहीं। तो एक अच्छा डायरेक्शन है कि हम लोग किसी के प्रेशर में आकर अपने डिसीजन नहीं लेंगे भाई साहब, हम खुद के मालिक हैं, हम लोग अपने हिसाब से डिसीजन लेंगे। तो हम लोगों ने डिसीजन लिया, ये काफी अच्छा डिसीजन लगा मुझे पर्सनली। ऐसा लेना चाहिए, किसी के प्रेशर में आके कभी डिसीजन नहीं लेना चाहिए। पर लेकिन चाइना जो है, चाइना की हरकतों भी समझना पड़ेगा कि चाइना जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले कराता है जब रशिया की बात आती है। तो यहां पर रशिया क्यों चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, तो उसका मुद्दा आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में आज के डेट में रशिया के पीछे पड़ा हुआ है पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड, यानी कि G7 कंट्री हो गया वो सब, ठीक है। तो यूएसए क्या करते हैं, यहां पर रशिया को खींचता है यूक्रेन के मुद्दे पर, और चाइना को तो पता नहीं किस किस पर खरीद रहा है, ताइवान पर खींचता है, हांगकांग पर उसकी खिंचाई करता है, और भी कई सारे मुद्दे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए यहां पर रशिया ने चाइना के साथ में एक डील की, जिसमें 400 बिलियन एक गैस पाइप की एक डील की गई 30 सालों के लिए। तो रशिया और चाइना तो आज के डेट में एक दूसरे के लंगोटिया यार हो गए, उनको कोई दूर नहीं कर सकता। तो इसलिए जब भी कोई मुद्दा होता है तो दोनों मिलकर बैठ जाते हैं, बोलते हैं भाई बता कैसे करना है, ठीक है, वरना दिक्कत हो जाएगी दोनों के लिए। तो ये इशू आप लोग यहाँ पर हमेशा दोनों के बीच में नजर आएगा, यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है काफी ज्यादा। ओके, आगे अगर आप लोग इसको देखोगे, इंडिया के लिए एक ऑनेस्ट ब्रोकर भी हो सकता है अगर बात करें यहाँ पर रशिया, क्योंकि रशिया हमारे साथ में भी हमेशा अच्छे से ट्रीट करता है। तो इसलिए भी यहाँ पर एक इंपॉर्टेंस हम लोग बोल देते हैं कि आप लोग इनको भी साथ में लेकर चल सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक पॉजिटिव साइड आप लोग याद रखेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि हम लोग अच्छे लेवल पर काम करते रहे। तो अगर बात करें पर, लेकिन इंडिया को एक टाइट रोप यानी कि एक टाइट रस्सी पर चलना पड़ेगा अगर उसको बैलेंस बनाना है रशिया के साथ में और यूएसए के साथ में, क्योंकि उनकी दोनों की बनती नहीं है और हमको दोनों को साथ में लेकर चलना है, तो हमारे लिए थोड़ा टफ रहेगा। पर लेकिन चाइना की अगर बात करें, जो गंदी हरकतें हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, हमारे देश के साथ में जो हरकतें चाइना के द्वारा की जाती है वो भी हम लोग को समझनी पड़ेगी। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आप लोग को देखने को मिलेगा, ये पर्टिकुलर एरिया बेसिकली चाइना के द्वारा हथिया लिया गया था, ठीक है। तो तब से चाइना के कंट्रोल में है, जब 1962 में चाइना के साथ में हमारी लड़ाई हुई थी, तो ये इसको कब्जाए बैठा है। ऊपर से अरुणाचल प्रदेश को बोलता है ये मेरा पोर्शन है, कुछ पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। तो कई जगह इसकी गंदी हरकतें निकल कर आती हैं। तो इसलिए यहाँ पर दोनों के बीच में रिलेशन कैसे सही चल पाएंगे, हमने तो कोशिश भी की थी यार कि दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे हो जाए, पर लेकिन यहाँ पर इनकी हरकतें ही बाज नहीं आती है। नारियल पानी पीकर चला गया हमारा, और ऊपर से जाकर फिर बदतमीजी काट दी। तो ये आप लोग को यहाँ पर नजर आएंगी इसकी बदतमीजी। अब इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर यह कि ब्रिक, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन और G20 मीटिंग में हम तीनों एक दूसरे के साथ में यहां पर मिलते हैं, ठीक है। तीनों यहां पर इसका पार्ट है, ठीक है, रशिया, इंडिया और चाइना। पर लेकिन मुद्दा क्या रहता है, मुद्दा ये रहता है कि अभी फेस टू फेस हम लोग नहीं आए, यानी कि यहां पर हम लोग चाय पानी पीते हैं और निकल लेते हैं कि तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। रियलिटी में यहां पर जो डिस्कशन किया जा सकता है दोनों के बीच में अब तक नहीं हुआ। अब यहां पर अगर तीनों की मीटिंग होती है यहां पर, तो अब ये मुद्दा देखने को मिलेगा कि कैसे हम लोग को लेकर चलना है, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा आर्टिकल आप लोगों के सामने आ गया। तो अब मैंने आप लोगों को यहां पर क्या बता दिया, मैंने आप लोगों को बेसिकली बता दिया कि RIC क्या है। आर्टिकल में ढूंढोगे RIC नहीं देखने को मिलेगा इस लेवल पर, जिससे मैंने आप लोगों को बता दिया बेसिक सारी चीजें, ठीक है। अब राइटर के व्यूज भी मैंने आप लोगों को बता दिया, राइटर क्या सोच रहा है। तो ये हो गया आप लोगों का कंप्लीट डिस्कशन। इसीलिए कहते हैं कि एडिटोरियल को आप लोग इस तरीके से कवर करो कि आप लोगों का करंट भी कवर हो जाए और स्टैटिक भी कवर हो जाए। तो ये तरीका रहता है पढ़ने का, वरना आप लोग हमेशा प्रीलिम्स की तैयारी करते रहोगे और अपने आप को धोखे में मानते रहोगे कि आप लोग मेंस की तैयारी कर रहे हो, क्योंकि वहां पर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कम पूछी जाती है, व्यूज आप लोगों के ज्यादा आप लोगों को देखने को मिलेंगे कि उसके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, ठीक है। तो वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्वेश्चन तो देखते हो ना, मैं डेली आप लोगों को 2 क्वेश्चन देता हूं आंसर राइटिंग के लिए, तो देखते हो ना उनको किस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। इस किसी ने नहीं देखा है, देखा करो यहाँ पर। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, कल के भी अगर मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन यहाँ पर पोस्ट किए थे, ठीक है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर दोनों क्वेश्चन, ठीक है। मैंने बोला था यहाँ पर इनेबिलिटी ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बोला था कि किस तरीके से काम चल रहा है, और दूसरा यहाँ पर ये यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन था, कई सारे बच्चों ने इसका अच्छे से आंसर दिया। तो आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज निबंध भी आप लोगों का पोस्ट कर दूंगा यहाँ पर, तो देख लेना। तो ये तो 2 ग्रुप है, एक तो हो गया स्टडी लवर वीर, जहां पर सारी चीजें आप लोगों को मिलती हैं। आंसर राइटिंग के लिए एक अलग से ग्रुप है, वीर तालियान ऑफिशियल। तो यहाँ पर कई सारे बच्चे आंसर लिखते हैं, तो इसमें आप लोग पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है। डेली बहुत सारे अच्छे अच्छे आंसर आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे अगर जाकर आप लोग देखोगे, तो इसमें आप लोग जरूर पार्टिसिपेट किया करो, ठीक है। देखो ये सारे आंसर पोस्ट करते हैं यहाँ पर बच्चे, अगर आप लोग इनको देखना चाहते हैं, एक दूसरे का रिव्यू भी यहाँ पर कर रहे हैं, अगर आप लोग देखना चाहे तो कई सारे पार्टिसिपेशन आप लोग यहाँ पर अच्छे लेवल पर काम करते नजर आएंगे। तो इसका पार्ट आप लोग बनिए, आप लोग की सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी यहाँ पर आंसर राइटिंग को लेकर, ठीक है। आज आप लोग का ऐसे पोस्ट करूंगा वहां पर निबंध जो कि आप लोगों को लिखना है, और कल आप लोगों का एथिक्स का क्वेश्चन आप लोगों का रहेगा, उसको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अपनी पढ़ाई को इस तरीके से लेकर चलें कि प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ से हो, ना कि प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं बाद में देखेंगे, वो मुद्दा आप लोगों को बर्बाद कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आर्टिकल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में बात करेगा। तो इसको हम लोग समझेंगे अच्छे से कि क्या क्या बातें यहाँ पर की जा रही है पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में। पर्सन विद डिसेबिलिटी, जिसको हम लोग दिव्यांगजन भी बोलते हैं। देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बोलना चाहूंगा, कभी भी किसी पर्सन विद डिसेबिलिटी को बेचारे की नजर से मत देखना, ठीक है, कि यार बेचारा है। बेचारा नहीं, एक तरीके से उसको सक्षम मानो, वो अपनी फील्ड में सक्षम है,
अगर आप लोगों को दिखना बंद हो जाए थोड़ी देर के लिए, तो आप लोगों का कोई और बॉडी का जो पोर्शन है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोगों की सेंस की पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ठीक है, एक तरीके से बोल सकते हैं। तो जो भी डिफरेंट एबल होता है सेक्शन में, तो उसका कुछ और पोर्शन आप लोगों को हमसे ताकतवर नजर आएगा। तो बेचारे की नजर से नहीं, उसको सक्षम की नजर से देखे सोसाइटी में इंक्लूड करने की कोशिश करें, क्योंकि अगर ऐसा हम लोग नहीं करेंगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं वो मैं आप लोग को बता देता हूं। 2011 की जब जनगणना हुई थी, उसमें जब हम लोगों ने देखा हमारे देश में कितने दिव्यांगन लोग हैं, तो उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा 2.61 करोड़ दिव्यांगन है। यानी कि अगर मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो लगभग हमारे देश की 2.25 या फिर आप लोग 2.5% मोटे मोटे तौर पर अब लगा लीजिए, क्योंकि ये 2011 की बात कर रहा हूं, तो इतनी पॉपुलेशन दिव्यांगन है। अगर इतने लोगों को हम लोग पीछे छोड़कर चलेंगे, साथ में लेकर नहीं चलेंगे, तो हम लोग देश के लिए कहीं ना कहीं बहुत सारी पॉपुलेशन ऐसी है जिसका हम लोग पार्टी नहीं मान रहे हैं, तो ये गलत है। अगर 2.68 करोड़ में बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ यहाँ पर मेल यानी कि पुरुष हैं, और 1.18 करोड़ यहाँ पर महिला यानी कि फीमेल आप लोग को देखने को मिलेगी। और मेजोरिटी 69% ये ऐसे लोग हैं जो कि रूरल एरिया से यानी कि गांव वाले एरिया से निकल कर आते हैं, तो इसलिए जरूरी है। और करना काम भी क्यों जरूरी है वो इसलिए क्योंकि यहां पर जो डिसेबिलिटी के बारे में बात करें तो संविधान के अंदर जब आप लोग जाएंगे तो आप लोगों को पार्ट 4 देखने को मिलेगा, जो कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में बात करते हैं। तो ये किस आर्टिकल से किस तक आता है तो याद रखिएगा, आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसी के अंदर जो आर्टिकल 41 है यानी कि 41 है, वो बात करता है कि इफेक्टिव पॉलिसी आप लोगों को यहां पर बनानी चाहिए, खासकर जो डिसेबल सेक्शन है उसके लिए भी, और उनको कैसे आगे लेकर चलना है उसके बारे में यहां पर बात करता है। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफी आसानी से आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन सी लिस्ट के अंदर आता है यहां पर जब डिसेबल सेक्शन के बारे में बात करते हैं, तो 3 लिस्ट होती है 7वें शेड्यूल के अंदर में, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो यहां पर स्टेट लिस्ट के अंदर यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि पॉपुलेशन स्टेट को कंट्रोल करनी है। कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हैं। अभी योगी जी के द्वारा अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की पॉलिसी लाएगी, तो पॉपुलेशन अगर बात करेंगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही सारी चीजें नॉर्मली देखने को मिलेगी, अगर उस पॉपुलेशन के बारे में कुछ पॉलिसी बनानी है, ठीक है। ये आप लोग यहां पर याद रखिएगा, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं। अच्छा, ऐसे में आप लोगों से पूछूं एजुकेशन को, और इसी के साथ में अगर आप लोगों से पूछूं यहां पर एजुकेशन के साथ साथ में कि यहां पर एजुकेशन को और इसी के साथ में बेसिकली जो हेल्थ को किस लिस्ट में रखा गया है, तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में आप लोग याद रखेगा। अभी रिसेंटली हमारे देश में एक पर्टिकुलर बिल भी लेकर आया गया था, जिससे 3% से बढ़ाकर 4% यहां पर डिसेबिलिटी को हम लोगों ने क्या किया, उनको हम लोगों ने रिजर्वेशन दिया गवर्नमेंट जॉब में, और 3 से बढ़ाकर 5% रिजर्वेशन दिया हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, ताकि सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट था यहाँ पर। और एज ग्रुप जो है यहाँ पर 6 से लेकर 18 साल तक का यहाँ पर फ्री एजुकेशन के बारे में बात की जाती है। नॉर्मल आप लोगों को पता है हमारे संविधान में 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था 2002 में, जो बेसिकली निकल कर आया, तो 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं। पर लेकिन जब हम लोग डिसेबिलिटी वाले के बारे में बात करते हैं तो कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर 6 से लेकर 18 साल हो जाता है। और ये स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, फिर बोलते हैं क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया, थोड़ा सा भी ध्यान से सुनोगे तो आप लोग इसको एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इसलिए हमेशा इसको उस तरीके से अटेम्प्ट करके आप लोगों को चलना है, ताकि कोई भी कंफ्यूजन आप लोग को देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो ये जरूरी हो जाता है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीजें छोटी छोटी आप लोग याद रख पाओगे तो फिर आप लोगों को कोई भी दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर जो चीफ कमिश्नर होते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी स्टेट के अंदर में आप लोग को देखने को मिलेंगे अलग से, ये काम करते हुए नजर आते हैं। खासकर अगर कोई उनसे दिक्कत है तो निपटारा किया जाए, अलग से फंड दिया जाता है ताकि चीजों को इंप्लीमेंट किया जाए, कोर्ट बनाए जाते हैं ताकि इनके केस को अलग से निपटाया जा सके, और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ द पर्सन विद डिसेबिलिटी है, उसके लिए भी यहां पर ये काम कर, बेसिकली उसके एक्ट के हिसाब से हम लोगों ने अपने देश में एक्ट बनाया ताकि इंटरनेशनल लेवल पर जो रूल और रेगुलेशन है उनको हम लोग फॉलो कर सके। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। कई सारे प्रोग्राम है जैसे एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, ठीक है। इसमें क्या रहता है, इसमें ये रहता है कि देखो यार एक्सेसिबल चीजें होनी चाहिए। मान ली सीढ़ी है यहाँ पर और कोई चल नहीं पाता है, कैसे चढ़ेगा वो, तो उसके लिए हम लोग जुगाड़ करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर ये वीडियो काफी वायरल होती है, टॉयलेट में जाना है अगर एक पर्सन को, वो डिसेबल है, तो ऐसे टॉयलेट की हालत है यहाँ पर, तो कैसे काम कर पाएगा। यहाँ पर मेट्रो में चढ़ना है अगर, तो चलो मेट्रो में फैसिलिटी है, पर बस कितनी ऊंची ऊंची रहती है आप लोगों को पता है, कैसे काम चलेगा। तो बहुत ज्यादा दिक्कतें देखने को मिलती है। तो सब लुइस ब्रेल जैसे थोड़ी ना है कि उनको दिक्कतें आ गई तो उन्होंने सोल्यूशन निकाल दिए। लुइस ब्रेल साहब के द्वारा यहाँ पर ब्रेल टेक्नोलॉजी निकाल कर लाई गई थी, जिसके चलते अगर कोई पढ़ना चाहता है और उसको दिखता नहीं है तो उसके लिए टेक्नोलॉजी निकाली गई। ए का मतलब क्या होगा, एक सिंगल डॉट रहेगी यहाँ पर कोने में, बी का मतलब 2 डॉट रहेंगी, सी का मतलब ऐसे 2 डॉट रहेंगी, डी का मतलब ऐसे 3 डॉट रहेंगी, एफ का मतलब ऐसे रहेगा, ई का मतलब ऐसे रहेगा, एफ का मतलब ऐसे। तो सारा पूरा ABCD तक जेड तक इनके द्वारा तैयार किया गया ताकि जिनको दिखता नहीं है वो इंसान भी यहाँ पर पढ़ सके। तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कई बार ऐसे भी जो बेसिकली लोग हैं जिनको दिखता नहीं है और वो IAS की पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, तो काफी हिम्मत की बात होती है, तो सैल्यूट करना चाहिए। हम लोग अब छोटी छोटी बातों पर बोलते हैं जिंदगी में प्रॉब्लम आ रही है, अगली प्रॉब्लम तो उनसे पूछो ना आप लोग, जो वो जिंदगी होते भी अपनी जिंदगी को कैसे लेकर चल रहे हैं।
तो ये समझना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो इसके चलते यहाँ पर दीनदयाल डिसेबल रिहेबिलिटेशन स्कीम भी हमारे देश में आप लोगों को देखने को मिलती है। इसी के साथ में असिस्टेंट टू डिसेबल पर्सन फॉर द पर्पज, तो फिटिंग एड एंड द अप्लायंसेस, यानी इस तरीके से किसी को सुनता नहीं है तो उसको कान की मशीन, जिसको चल नहीं पा रहा है उसके लिए पैर लगा दिया आर्टिफिशियल, वो सारी चीजें। इसी के साथ में नेशनल फेलोशिप फॉर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ताकि एजुकेशन स्टैंडर्ड उनका बढ़ाया जा सके, तो वो सारी चीजें। पर लेकिन फिर भी कई सारे इश्यूज हैं, जैसे हेल्थ का इशू हो गया, एजुकेशन का हो गया, एम्प्लॉयमेंट का हो गया, एक्सेसिबिलिटी का हो गया, डिस्क्रिमिनेशन रहता है सोसाइटी में, और पोर इंप्लीमेंटेशन होता है, जो सारी पॉलिसी बताई इनका, तो ये दिक्कत देखने को मिलेगी। हेल्थ के मामले में ढंग से नहीं मिलेगा, एजुकेशन में उनको एजुकेशन फ्रेंडली स्कूल नहीं देखने को मिलते हैं, अगर स्कूल मिल भी जाए तो वहां पर टीचर उस लेवल के नहीं रहते हैं जो उस टाइम पर काम करा सके। जॉब में हमेशा कोई भी आप लोगों को देखेगा इनको इग्नोर करते हुए नजर आते हैं, तो गलत है। कहीं पर भी जाना है इनको सही से साधन मिल ही नहीं पाते हैं, तो ये सारे इश्यूज आप लोगों को देखने को मिलेंगे। पहले हमारे देश में अगर डिसेबिलिटी के बारे में बात करें तो टोटल मिलाकर 7 प्रकार की डिसेबिलिटी हुआ करती थी, पर लेकिन अभी यहां पर ये 7 प्रकार की डिसेबिलिटी को बढ़ाकर हम लोगों ने यहां पर बेसिकली 21 प्रकार की डिसेबिलिटी कर दी है। अब जब फॉर्म भरते हो आप लोग यूपीएससी का, उसके अंदर में 21 तरीके की डिसेबिलिटी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। अब जो राइटर है वो आर्टिकल में क्या बता रहे हैं, ये तो इंपॉर्टेंट सारा मुद्दा मैंने आप लोगों को बता दिया। राइटर बेसिकली ये कह रहे हैं कि अभी रिसेंटली कुछ केसेस देखने को मिले थे लास्ट ईयर भी, जिसमें रेप किया गया एक ब्लाइंड महिला का, वो रेप किया गया, शेड्यूल कास्ट की महिला थी, उसका रेप किया गया। तो यहां पर पटन जमाल वली वर्सेस आंध्र प्रदेश का केस था, तो उसमें यहां पर दिक्कतें क्या देखने को मिली, अगर किसी ऐसी महिला का रेप हो जाता है तो क्या हम लोगों ने अपने पुलिस स्टेशन जो है वो डिसेबल फ्रेंडली बना रखे हैं, ताकि अगर कोई डिसेबिलिटी वाला पर्सन उसके साथ में कुछ गलत हो जाए तो वो वहां पर जाकर अपनी कंप्लेंट भी ढंग से दर्ज करा सके और ये सारे इश्यूज देखने को नहीं मिले। तो वो सारी चीजें नॉर्मली देखने को नहीं मिलती हैं, तो ये काफी बड़ा दिक्कत यहां पर निकल कर आती है। तो कोर्ट के द्वारा भी यहां पर बोला गया कि आज की डेट में आप लोगों को उनके लिए और ज्यादा कंफर्टेबल अफोर्डेबल चीजें लेकर आनी चाहिए। अलग अलग मिनिस्ट्रीज को, मान लीजिए एजुकेशन की मिनिस्ट्री है तो उसको एजुकेशन के फील्ड में काम करना चाहिए, ठीक है। हेल्थ की मिनिस्ट्री है तो उसको हेल्थ के फील्ड में काम करना चाहिए। तो ये सारे जो भी यहाँ पर प्रोग्राम है, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात करें तो जो कि ढांचा बनाना है किसी मिनिस्ट्री को, तो उनको भी ध्यान में रखकर बनाए कि हाँ सभी पर्सन को यहाँ पर आ सकता है। अगर टॉयलेट की बात करें आज के डेट में, वो भी कम से कम इनके फ्रेंडली आप लोगों को देखने को नहीं मिलते हैं, तो उसके बारे में आप लोग बात कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको हम लोग को टैकल करना जरूरी है, वरना बहुत बड़ी पॉपुलेशन को हम लोग बहुत पीछे छोड़ जाएंगे और ये बहुत बड़ा इशू देखने को मिलेगा। तो ये पूरा इंपॉर्टेंट आर्टिकल मैंने इसलिए डिटेल में डिस्कस किया, ताकि अगर कुछ लिखने के लिए अब आप लोगों के लिए आ जाए तो अब आप लोग कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एंगल है जो आप लोगों को डायरेक्ट पूछा जा सकता है, तो ये डेटा पॉइंट है, कितनी पॉपुलेशन यहाँ पर है, और आज की डेट में जो देश की पॉपुलेशन है वो आप लोगों को 1.3 बिलियन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यानी कि 130-32 करोड़ से ऊपर आप लोग नजर आएंगे, शायद और भी ऊपर है, शायद 137 करोड़ के करीब, ठीक है। तो यानी कि इतनी ज्यादा हमारे देश में पॉपुलेशन है, अब तो और भी ज्यादा डिसेबल पॉपुलेशन बढ़ सकती है। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला एंगल जो है अगर आप लोग लिख दोगे तो एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि भाई साहब इसने पढ़ रखी है चीजें, ठीक है। तो ये चीजें आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो कि कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को बिल्कुल भी। ऐसा लगा आर्टिकल, मजा आ गया ना। अब आगे बढ़ते हैं। अरे हाँ, एक प्यारी सी बात, कमेंट पढ़ रहा था कल आप लोग के, तो एक बच्चे के द्वारा बोला गया कि सर आज की डेट में एक तरीके से जब से आपने बोला है कि कमेंट किया करो, तो पहले मैं लिख नहीं पाता था, तो अब जब से कमेंट लिख पा रहा हूं तब से कॉन्फिडेंस अंदर आने लगा है। तो यार यही तो चीजें होती हैं, अगर आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आने लगे तो चीजों को आप लोग एंजॉय करने लगोगे। तो हमेशा इन चीजों को आप लोग देखा करो, कभी भी शर्माना नहीं है चीजों को लेकर, ठीक है। और जो चीजें मैंने आप लोगों को बोली हैं, 3 चीजें वो आप लोग जरूर फॉलो किया करो, ठीक है। एक तो वीडियो को लाइक करना है, दूसरा कोई कमेंट जो आंसर पूछता है उनके आंसर दिया करो, और तीसरा उसको ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को शेयर करना है। और ये कल जो है काफी अच्छे लेवल पर आप लोगों ने काम किया, तो उसके लिए थैंक्स लॉट। एक तो ये बोला है कि सर मैं सारे परिवार में जो घर वाले हैं सबके फोन में आपकी वीडियो चला देता हूँ कितने क्यूट हो ना आप लोग चलो अच्छे से एंजॉय किया करो और ये चीजें जरूर करो, ताकि जो यूट्यूब जो है वो थोड़ा सा चीजों को सही तरीके से ले, ठीक है। क्योंकि कई सारे बच्चों के कमेंट गायब हो जा रहे हैं, ठीक है, कईयों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है। तो ये जो इशू देखने को मिल रहे हैं, ये इशू तभी यहाँ पर सोल्व होने वाले हैं। तो वो एक बच्चे के द्वारा कमेंट भी बोला गया कि सर ये प्रॉब्लम हमारे साथ में हो रही है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारी प्रॉब्लम है, तो हम लोग इसको सोल्व करेंगे। तो भैया यार मेरा काम बस वीडियो बनाना है और यहीं तक ही मैं चीजों को कंप्लीट कर पाता हूं, उसके अलावा मेरे हाथ में चीजें नहीं रहती है, फिर आपके हाथ में आ जाती है। तो आप लोगों को चीजों को आगे लेकर चलना है, ठीक है। अब न्यूज एनालिसिस वाले पोर्शन पे चलते हैं। हमारे देश में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन जो ये बात करती है कंपटीशन को कैसे बनाकर रखना है। तो कंपटीशन अगर नहीं बनेगा तो काम नहीं चलेगा, एक ही जो बॉडी है वो यहाँ पर एक रूल करती हुई नजर आएगी। जैसे अभी बात करें तो जियो जो है वो अकेला पता चल गया कल को मार्केट में अकेला है, तो 1-1 जीबी का 1-1 हजार का बेचने लगेगा, तो कुछ कर लोगे उसका, ऑप्शन ही नहीं आप लोगों के पास में और कोई। तो कंपटीशन कमीशन जरूरी है, मार्केट में कंपटीशन रहेगा तो आप लोगों के लिए प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा और एक तरीके से क्वालिटी और सस्ते प्राइस में मिलेगा। तो अभी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने अमेजन और जो फ्यूचर जो डील थी, ये फ्यूचर कंपनी है, इनके बीच में फ्यूचर ग्रुप के बीच में डील हुई थी। तो ये जो डील हुई थी इसमें 49% शेयर जो थे फ्यूचर ग्रुप की होल्डिंग जो थी एक्वायर की गई थी अमेजन के द्वारा।
तो उसके चलते जो जो डेटा यहां पर देना था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को, वो डेटा अमेजन ने दिया, वो डेटा बेसिकली यहां पर घपला घोलमाल करने की कोशिश की गई। तो उसी के चलते अमेजन के ऊपर 200 करोड़ रुपए का ये फाइन लगाया गया, पेनल्टी लगाई गई है, और 2 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई गई यहां पर इनके ऊपर कि एक्चुअल पर्पज को डिफीट करने की कोशिश इनके द्वारा की गई है। जब यहां पर फ्यूचर ग्रुप के द्वारा कोशिश की गई रिलायंस के साथ में कुछ संबंध बनाने की, तो यहां पर इनके द्वारा इंटरफेयर किया गया, उसको बेसिकली ढंग से लेकर चलने नहीं दिया गया। तो कहीं ना कहीं कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश की गई है अमेजन के द्वारा। तो ये घटिया हरकत अमेजन की गई, उसके चलते कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसके ऊपर पेनल्टी लगाई गई, जो मुझे काफी अच्छा लगा। तो यहां पर 60 दिनों के अंदर अंदर इसको पैसा पे करना है, मतलब हमारे ही देश में काम करें, हमारे ही खाना खाएं, हमारे ही मतलब एक पैरों पर हमारे सर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसी हरकतें करती हैं, तो ये है बेसिकली अमेजन कंपनी। ये ऐसी कंपनी क्या है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि ये ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया 2003 में यहां पर बनाया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के अंदर आता है, ये जरूर याद रखेगा, और हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा, और देवेंद्र कुमार जो है वो आज के डेट में इसके फर्स्ट एग्जीक्यूटिव है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। अभी एक आगे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर, वो है यहाँ पर ये स्कूल वगैरह जो है ओपन कर दिए गए यहाँ पर, क्लास जो 6 है और उसके ऊपर में, तो यहाँ पर पोल्यूशन थोड़ा कम देखने को मिल रहा है, तो ये अच्छी बात है। और बात की जा रही है कहां पर, एनसीआर वाले रीजन में। अगर एनसीआर वाले के बारे में आप लोगों से बात करूं तो कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन आप लोग याद रखते हैं, जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आप लोगों से कई बार पूछ ली जाती है, ठीक है। तो नेशनल कैपिटल रीजन आप लोग बोलते हैं, तो हमारे देश में नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड है, जो कि अप्रूव किया, इसके द्वारा भी एक ड्राफ्ट रीजनल प्लान एनसीआर को डेवलप करने के लिए। तो नेशनल कैपिटल जो रीजन है यहाँ पर, ये बेसिकली उसका साइज रिड्यूस करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो एक साइज रिड्यूस किया जाएगा, बेसिकली यहाँ पर एक पर्टिकुलर लोकेशन ली जा रही है राजघाट की बेसिकली, और राजघाट की लोकेशन के आसपास में 100 किलोमीटर का एरिया जो है वो उसको कवर करेंगे। तो इसमें कई सारे एरिया जो है इधर उधर होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, यानी कि मान लीजिए ये हो गया पूरा एनसीआर वाला रीजन, ठीक है। अब ये तो होगा नहीं, खैर कुछ कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ है, ठीक है। और यहाँ पर बीच में राजघाट हो गया। अब इसके 100 किलोमीटर का एरिया जो है इसने एनसीआर में लेने की बात यहाँ पर की है। आज की डेट में जो एनसीआर वाला रीजन है, इसमें 3 राज्य आते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा, और इन 3 राज्यों में से अगर आप लोग आते हैं तो जरूर याद रखेगा, क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है भाई साहब इसका, ठीक है। तो रियलिटी में बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश से आते हैं आप लोग, मान लीजिए शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, ये गौतम बुद्ध नगर, यहाँ पर बुलंदशहर, तो ये देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में हरियाणा से आते हैं तो करनाल, पानीपत, जिंद, सोनीपत, रोहतक, ये भिवानी, ये सारे आप लोगों को देखने को मिलेंगे, और अलवर, और इसी के साथ में भरतपुर, राजस्थान, ये आप लोगों को नजर आते हैं। तो ये 100 किलोमीटर अगर राजघाट से हो जाता है तो फिर अलग एरिया नजर आएगा। तो यहां पर बोला जा रहा है कि 55,000 स्क्वायर किलोमीटर वाला टोटल एरिया कवर करते हुए यहां पर नजर आएंगे। लगभग आज के डेट में 24 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के आप लोगों को देखने को मिलते हैं, एंटायर एनसीआर और दिल्ली को जब हम लोग मिलाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, यहां पर ये बातें हो गई, तो आप लोगों को देखने को मिल रहा है गौतम बुद्ध नगर, बेसिकली ग्रेटर नोएडा आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछूं नोएडा की फुल फॉर्म आप लोगों को पता है? ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों से इंटरव्यू बन जाते हैं अगर आप लोग उस पर्टिकुलर एरिया से आते हैं। नोएडा की फुल फॉर्म बताओ, देखता हूं किसको पता है नोएडा की फुल फॉर्म। काफी ज्यादा न्यूज में, क्योंकि अभी यहाँ पर एयरपोर्ट भी रिसेंटली आप लोगों ने देखा, बेसिकली यहाँ पर नोएडा के अंदर में लॉन्च किया गया था, और इसी के साथ में आप लोगों ने देखा यहाँ पर फिल्म सिटी भी बनाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद होना चाहिए। आगे चलते हैं। एक ये थी छोटी सी, अभी यहाँ पर बीजेपी के साथ मिलकर जो अमरिंदर सिंह है वो कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, क्या लगता है पंजाब में कौन इलेक्शन जीत कर आ रहा है? अगर आप लोगों से कोई पूछा जाए, आप लोगों को क्या लगता है कि कौन यहाँ पर बेसिकली इलेक्शन में पंजाब में धावा बोलने वाला है? इसके बारे में मैं आप लोगों से पूछूं तो क्या आप लोग बोलोगे? आप लोगों को बताना है कि इलेक्शन के पॉइंट ऑफ से अभी क्या आप लोगों को लग रहा है अगर इस मुद्दे को देखोगे, क्योंकि काफी ज्यादा तोड़ मोड़ चल रही है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं आ रहा है, तो सारे मुद्दे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो उसके चलते इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को होनी चाहिए अपने एरिया के बारे में। आगे बात करते हैं, ओमिक्रॉन जो है उसके केसेस अभी फिलहाल जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है कि हमको ध्यान रखकर चलना पड़े। तो अवॉइड करें, अगर कहीं जाना नहीं है, अगर जरूरी है जाना तो ही जाएं। WHO के द्वारा सीरम जो है बेसिकली इंस्टीट्यूट की जो कोवोवैक्स ये जो दवाई है इसको यहाँ पर अलाउ कर दिया गया, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। सारे काम अगर बात करें तो याद रखिएगा है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। ये बताइए ये बेसिकली कब बनाई गई थी? इसके चीफ जो है बलराम भार्गव हैं, तो ये इंपॉर्टेंट मुद्दा है, ठीक है। इसी के साथ में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टे लगा दिया गया है बंगाल जो कमीशन ऑन पेगासस, यहाँ पर बेसिकली याद रखिएगा, तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बंगाल गवर्नमेंट के द्वारा एक कमीशन बनाया गया था पेगासस पर इंक्वायरी करने के लिए कि पेगासस जो वायरस है वो किस किस के ऊपर क्या क्या इंपैक्ट डाल रहा है, तो ये यहाँ पर बनाया गया था। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है एनवी रमन साहब, उन्होंने यहाँ पर बोला कि जो याद रखिएगा यहाँ पर ये मदन बी लाकुर जो जज थे उनकी अध्यक्षता में इनके द्वारा एक कमीशन बनाया गया था, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर ये बोल रहा है कि ऑलरेडी हम लोग इसके ऊपर कमेटी बना चुके हैं जिसमें ये RV रविंद्रन है,
तो यहाँ पर ऑलरेडी वो इसको देख रही है, तो आप लोग करने की जरूरत नहीं है। तो बेसिकली ये इनकी जो बेसिकली कमीशन था, ठीक है, तो उसको यहाँ पर उसके द्वारा स्टे लगा दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। तो ये याद रखिएगा, फिलहाल जो है सुप्रीम कोर्ट की साइड से RV रविंद्रन है ये कमेटी, और वेस्ट बंगाल की थी मदुल्लापुर। पेगासस एक ऐसा वायरस है जो कि काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाता हुआ यहाँ पर नजर आया। एक घोड़ा है पेगासस, उसके नाम पर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, वायरस का नाम रखा गया। और ये क्या है यहाँ पर, ये इजराइल की कंपनी है NSO ग्रुप, उससे यहाँ पर ये बेसिकली उसके द्वारा बनाया गया। बनाया इसलिए गया था कि टेररिस्ट एक्टिविटी को रोका जा सके, पर लेकिन इसका मिसयूज होता हुआ काफी ज्यादा नजर यहाँ पर आने लगा। खासकर इसको गलत तरीके से यूज किया गया, बोला गया गवर्नमेंट के द्वारा। वरना ये एक ऐसा व्हीकल है जिसको ढंग से हम लोग यूज कर सकते थे टेररिस्ट को टैकल करने के लिए। अभी कोई व्हाट्सएप कॉल अगर आप लोगों के पास में आती है और वो कॉल रेट भी डिलीट कर दे, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर फोन के ये घुस चुका है। SMS, कॉल, iMessage या कोई भी तरीका, यानी कि एप्पल वालों को भी नहीं छोड़ रहा है, जिसको लगता है कि एप्पल वाले बहुत सिक्योर रहते हैं, तो ये उसने भी इसको भी लपेट लिया इसने। तो यहां पर आप लोग ईमेल पढ़ सकते हैं, मैसेज सेंड कर सकता है, फोटो देख सकता है, व्हाट्सएप की कॉल कर सकता है, कॉल डिलीट कर सकता है, GPS आप लोग ऑन कर सकता है, लोकेशन आप लोग ही देख लेगा। इसी के साथ में कैलेंडर, फोटो जो भी आप लोग के फोन के अंदर है वो सारा जो आप लोग देख सकते हैं वो ये भी देख लेगा। तो इससे कई सारे इश्यूज हैं, तो इसके बारे में आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। गवर्नमेंट के द्वारा कई सारी स्कीम भी यहाँ पर, जैसे इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, इसके बारे में बात की जाती है। इसी के साथ में नेशनल क्राइम जो रिपोर्टिंग पोर्टल है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ में कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम है, और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है, और पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी है, जो कि अभी मार्केट में नहीं आया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं, पर लेकिन मिसयूज अगर गवर्नमेंट ही करनी है, यानी कि जब यहां पर बचाने वाला ही मारने लगे, तो फिर किसके पास जाएं, तो ये दिक्कतें हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर एक काफी बड़ा उद्घाटन यहां पर किया जाएगा आज के दिन, यानी कि 18 तारीख को। तो क्या है, यहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है यहाँ पर प्रयागराज, जिसको इलाहाबाद आप लोग बोलते थे पहले, और एक है मेरठ। तो इन दोनों को कनेक्ट करने की बात यहाँ पर की जा रही है। तो बहुत लंबा ये रूट जो है उसका उद्घाटन किया जाएगा, और उत्तर प्रदेश का ये लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे बनाने की बात की जा रही है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट इशू है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर लगभग 594 किलोमीटर लंबा यहाँ पर रहने वाला है। मेरठ से प्रयागराज को कनेक्ट यहाँ पर करने की बात की जा रही है। तो इसका उद्घाटन आज किया जाएगा। तो ये एक, अगर आप लोग उत्तर प्रदेश से आते हैं तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे आज, क्योंकि इलेक्शन होने वाले हैं, तो सारे उद्घाटन अभी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए जो भी है। यहां पर बात की जा रही है मैरिज एज के बारे में। तो वुमेन की जो लीगल मैरिज एज है उसको बेसिकली बढ़ाने की बात की जा रही है, अभी 21 करने की बात की जा रही है। आप लोग इसमें से कितने सहमत हैं? क्योंकि 21 जब की जाएगी तो कई सारी चीजों को चेंज किया जाएगा। द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज बिल यहां पर आप लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, उसको रोकने की बात की जाएगी। और भी कई सारे इश्यूज हैं, तो इसको आप लोग थोड़ा समझिए ताकि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। तो ये छोटी सी एक वीडियो थी जो मैंने बनाई थी, इसको आप लोग देखिए ताकि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी रहे इसको लेकर, ठीक है। मेरे प्यारे देशवासियों, गरीब बहन बेटियों की बेहतर स्वास्थ्य की भी चिंता ये सरकार लगातार कर रही है। उनकी शादी की सही आयु क्या हो, इसके लिए हमने कमेटियां बना की रचना की है। उसका रिपोर्ट आते ही बेटियों की शादी की उम्र के बारे में भी उचित फैसले लिए जाएंगे। दोस्तों, अभी आप लोगों ने सुना प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा ये जो अनाउंसमेंट है, लगभग 1 साल पहले जब हमारे देश में इंडिपेंडेंस डे की स्पीच थी, उस पर इनके द्वारा ये अनाउंसमेंट किया गया था कि हमारे देश में जो लीगल मैरिज एज है लड़कियों की, उसको चेंज किया जाएगा शादी को लेकर। और ओनली प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा नहीं, अगर मैं आप लोगों से यहां पर बात करूं तो हमारी कंट्री में जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनके द्वारा भी यहां पर इसके बारे में बात की गई थी जब बजट को प्रस्तुत किया गया था कि लड़कियों की जो एज है मैरिज को लेकर, उसके मुद्दे पर यहां पर बात की जाएगी। क्योंकि आज की डेट में अगर आप लोग देख पा रहे हैं, आप लोगों को स्लाइड पर यहां पर दिख रहा है कि जो लीगल एज है हमारे देश में लड़कियों की और लड़कों की, अगर उसके बारे में बात करें तो 18 साल है लड़कियों के लिए शादी की, और 21 साल आप लोगों को लड़कों के लिए देखने को मिलेगी। तो ये काफी लंबे समय से कंट्रोवर्सी चली हुई आ रही थी कि यार लड़कों को तो आप लोग 21 साल देते हो और लड़कियों को ओनली 18 साल देते हो। बेसिकली एज में यहां पर लड़कियों की शादी पहले कर दी जाती है। तो इसके चलते लड़कियों को करियर वाइज भी अगर आप लोग बात करो तो यहां पर उनको अपना करियर अगर 18 साल से पहले उनका सेट हो गया तो सही है, वरना फिर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। शादी के बाद में बहुत सारी रेस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और इसी के चलते जो खासकर लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं एक पुअर्टी का भी शिकार होती है, काफी ज्यादा पाई जाती है। जो लाइफ में कुछ कर पाती है वो भी कुछ नहीं कर पाती है। इसी के साथ में ये तो एक एज सेट कर रखी है 18 साल।
इससे पहले भी शादी कर दी जाती है। तो उसके चलते यहाँ पर जब एक ऐसी एज नहीं होती है शादी करने की, उससे पहले शादी कर दी गई, तो अगर प्रेगनेंसी होती है तो जच्चा और बच्चा दोनों की सेहत पर यहाँ पर इसका इंपैक्ट पड़ता है। तो उसकी वजह से कई बार कई सारी लड़कियों की जो है वो जान भी जाया करती थी। तो बहुत सारे जब ऐसे आंकड़े सामने निकल कर आए तो यहाँ पर काफी लंबे समय से इन चीजों के ऊपर चर्चा भी हो रही थी। तो एक कमेटी बनाई गई, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन भी बन सकता है। कमेटी है यहाँ पर जया जेटली कमेटी। बाकी 10 मेंबर हो रहे हैं वो आप लोगों को याद नहीं रखने। वीके पॉल एक नीति आयोग के मेंबर है, ये और याद रख लेना। बाकी और भी कई सारे मेंबर हैं, पर ये दो जरूर याद रखना। और जो हेड करते हैं वहां पर वो है कौन है मेंबर, वो है जया जेटली। तो जया जेटली ये फॉर्मर समता पार्टी प्रेसिडेंट यहाँ पर जो कि इसको हेड करते हैं, तो इनका नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी हमारी कंट्री में लीगल एज 18 लड़कों के लिए है, बेसिकली 18 लड़कियों के लिए है और 21 लड़कों के लिए है। तो ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, पर लेकिन अगर हिस्ट्री आप लोग यहाँ पर उठा के देखोगे तो आप लोग कई सारी चीजें और यहाँ पर जान पाओगे। हमारे देश में ये पहले से ही क्या यही एज चली हुई आ रही है? नहीं। जब हमारे देश में अंग्रेज हुआ करते थे, अगर उस टाइम पर आप लोग जाकर चीजों को देखोगे तो 1860 में इंडियन पीनल कोड जब यहां पर लाया गया, जिसको आप लोग हिंदी में भारतीय दंड संहिता बोलते हैं, उसने क्या किया, क्रिमिनलाइज कर दिया सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर 10 साल से नीचे के साथ में किसी के साथ में किया जाता है। यानी कि अगर 10 साल से नीचे के साथ में किसी के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स किया जाता है, यानी कि फिजिकल रिलेशन बनाए जाते हैं, तो यहां पर उसको क्रिमिनल कैटेगरी में रख दिया गया। और इसी के साथ में यहां पर एज ऑफ कंसेंट बिल लाया गया 1927 में। ये अंग्रेजों के टाइम की बात कर रहा हूं मैं। तो उस टाइम पर जो मैरिज की एज है वो एक तरीके से मैरिज एज इनवैलिड कर दी गर्ल्स अंडर द एज ऑफ 12, यानी कि 12 साल से नीचे जो है वो लड़कियों की एज ही नहीं होनी है शादी। यानी कि उस साल पर 12 साल रखी गई थी कि इससे बाद में आप लोग चाहो तो लड़की की शादी कर सकते हो। क्योंकि आप लोगों को पता है हमारे देश में कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर बचपन में ही लड़कियों की शादी और बच्चों की शादी कर दी जाती है, जिसको बाल विवाह भी आप लोग बोलते हैं। कई जगह आप लोगों ने देखा होगा। पर लेकिन फिर आगे चला, कई सारी चीजें हुई। 1929 में चाइल्ड मैरिज ये यहाँ पर रिस्ट्रेन एक्ट लेकर आया गया यहाँ पर। तो इसके चलते यहाँ पर जो एज है मेन की और वुमेन की वो यहाँ पर चेंज कर दी गई। ठीक है, तो यहाँ पर मिनिमम एज जो है यहाँ पर वो कितनी कर दी गई, यहाँ पर 14 और 18 कर दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट बना। फिर आगे चलकर इसको चलकर हम लोगों ने आगे शारदा एक्ट बोला गया। ठीक है, तो शारदा एक्ट जो है यहाँ पर जो ये निकल कर आया, ये है हरबिलास शारदा, जो कि यहाँ पर जिसके चलते ये एक्ट सामने निकल कर आया। जज एंड द जो मेंबर थे उनके द्वारा यहाँ पर ये बेसिकली एक्ट लाया गया कि कुछ ऐसी यहाँ पर एज होनी चाहिए। पर लेकिन आज की डेट में एज कितनी है आप लोगों को पता है? 18 साल है बेसिकली लड़कियों के लिए और 21 साल है लड़कों के लिए। तो ये कहां से निकल कर आई? फिर आगे चल के 1978 में जब देश आजाद हो गया तो हमारे देश में यहां पर इसके अंदर अमेंडमेंट लाया गया और लड़कियों के लिए 18 कर दी और लड़कों के लिए यहां पर 21 कर दी। तो इसके चलते ये सारी चीजें देखने को मिलती है। आज की डेट में लड़कियों के लिए जो 18 एज है ये कई जगह आप लोगों को यहां पर वैलिड भी होती नजर आती है। जैसे प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का, उसमें एज जो है वो 18 मानी गई है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए 21 मानी गई है, यहां पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ में अगर कुछ डेटा मैं आप लोगों को बताऊं यूनिसेफ के बारे में, ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो इन सब मुद्दों पर कई बार एनालिसिस करती है। तो हमारे देश में 27% जो आज के डेट में लड़के हैं उनकी जो शादी होती है वो 18 साल से पहले हो जाती है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोलूं तो 1/4 जो शादी हमारे देश में होती है लड़कियों की वो 18 साल से पहले ही हो जाती है। अब सेंटर यहां पर 18 साल से इसको 21 करने की बात कर रहे हैं, तो कम से कम कुछ फर्क आएगा कि हाँ चलो अब 18 से नहीं 21 कर दिया तो चलो 21 के बाद में कर देते हैं, थोड़ा सा 21 से पहले कर लेते हैं। तो उससे भी काफी इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। अगर डेटा के हिसाब से बात करें 2017 में अगर कंपाइल किया गया जो डेटा उसके हिसाब से बात करें तो यहाँ पर 15 से लेकर 19 के बीच में बहुत सारी लड़कियों की यहाँ पर डेथ हुई प्रेगनेंसी के चलते। यहाँ पर समझ रहे हैं आप लोग, प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ के चलते यहाँ पर 35,000 के करीब इन 2000 में। और इसी के साथ में यहाँ पर ये आंकड़ा जो है ये आप लोगों को 1 लाख के भी क्रॉस यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर, कहने का मतलब यहाँ पर ये कि इसकी वजह से बहुत सारी लड़कियों की जान भी जाती है, जो मैंने अभी बताया। तो जच्चा और बच्चा दोनों की जान जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यूनियन कैबिनेट के द्वारा अभी यहाँ पर एक प्रपोजल पास किया गया है जिसमें लड़कियों की जो मैरिज एज है वो 18 से बढ़ाकर 21 करने की बात यहाँ पर की गई है। तो ये जो डिसीजन अभी आया इसके चलते यहाँ पर कैबिनेट को कई सारे यहाँ पर अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। जैसे प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 का इसमें चेंज करना पड़ेगा, स्पेशल मैरिज एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा और हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 का है उसके अंदर अमेंडमेंट करना पड़ेगा, तब जाकर यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो आप लोग इससे कितना सहमत करते हैं कि ये चीज सही है या फिर गलत है? आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, आप लोग अपनी राय जरूर बताएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ूंगा। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, अपना ध्यान रखिए, तब तक के लिए जय हिंद। यहां पर बात की जा रही है अभी दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा बोला गया यूएपीए के जो ट्रायल है उनको डिस्पोज करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो स्विफ्टली उनको डिस्पोज किया जाए क्योंकि अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन जो एक्ट है यहाँ पर ये कई बार न्यूज में रहता है और ये माना जाता है कि इसमें अगर केस जितने भी आ रहे हैं वो 2 से 3% जो केस हैं
वही वैलिड केस होते हैं, वरना गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है। तो उसके चलते यहां पर ये इशू निकल कर आता है। तो यूएपीए के बारे में मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस किया है, तो टेंशन मत लीजिएगा, फिर से कभी कोई आर्टिकल आएगा डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। रेगुलर अगर लेक्चर सुनोगे ना आप लोग, कुछ नहीं छूटेगा आप लोग का, कुछ ना कुछ आप लोग कहीं ना कहीं कवर होता रहेगा जरूर। तो रेगुलर सुनना, एक भी दिन मिस नहीं करना है, ठीक है। अभी यहां पर बात करें एफसीआरए, इसको बोलते हैं फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन जो एक्ट है, यहां पर इसके बारे में बात की जाए तो लाइसेंस जो था 3 माइनॉरिटी का एनजीओ का यहां पर रिवोक कर दिया गया है। तो एफसीआरए क्या होता है, एक प्यारी सी वीडियो बना रखी है बड़ी ही डिटेल में, इसको आप लोग जरूर देखिएगा, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा न्यूज में रहा रिसेंटली अभी, तो इसका लिंक भी वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसको आप लोग जरूर देखना, और टेलीग्राम पर ही पोस्ट कर दूंगा, इसको बिल्कुल भी मिस आप लोग को नहीं करना है, ठीक है। बाकी आप लोग को पता है हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट जो है अभी यहाँ पर जो रामनाथ कोविंद जी, ये बांग्लादेश की विजिट पर गए, तो वहां पर अभी बात की जा रही है कालीबारी टेम्पल को इनोग्रेट किया गया, ठीक है। ये यहाँ पर जो टेंपल वगैरह आप लोगों ने देखा 1971 की वॉर में डिस्ट्रॉय भी किए गए थे, तो इसके चलते चीजों को सही लेवल पर आगे लेकर चलने की बात की जा रही है। तो 50वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई, उसके चलते चीजें देखने को मिली। फ्रांस जो है वो रेडी है सप्लाई करने के लिए राफेल जेट इंडिया को। याद रखिएगा, ये इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा इंडिया और आप लोगों को फ्रांस के बीच में देखने को मिलेगा। बेसिकली यहां पर एक डील, बेसिकली अगर बात करें हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये जो डील थी 2001 में की गई थी, उस टाइम पर यहां पर चीजें फिर आगे नहीं बढ़ पाई, फिर इसमें घोटाले निकल कर आए कई सारे, तो फिर इस डील को फिर से आगे लेकर चला गया। पहले बोला गया था यहां पर 126 के करीब यहां पर मीडियम मल्टी रेंज ये खरीदे जाएंगे, फिर आगे यहां पर इसको रीपर्पज किया गया और यहां पर 36 के करीब राफेल खरीदने की यहां पर बात की गई। तो उसको लेकर आगे चलने की बात की जा रही है अभी और आगे। तो ये एग्रीमेंट पहले यहां पर प्राइवेट कंपनीज के बीच में था, फिर आगे चलकर यहां पर ये प्राइवेट कंपनी से हटकर गवर्नमेंट के बीच में आ गया। तो ये ऐसे इश्यूज हैं जो रेगुलर आप लोग के आते रहते हैं। फिर से कभी कोई एडिटोरियल आएगा तो पूरा कवर कर दूंगा और अच्छे से, टेंशन नहीं लिया करते इन चीजों की, क्योंकि एडिटोरियल के साथ में बेसिक और सारी चीजें कवर हो जाती है और विचार भी आप लोग को जानने को मिलते हैं जो आप लोग आंसर राइटिंग में उनको यूज भी कर पाते हैं, ठीक है। तो वो देखेगा। बाकी को यहाँ पर कोवैक्स के बारे में मैंने बताया कि उसको यहाँ पर अभी इमरजेंसी नोट दे दी गई, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। बाकी यहाँ पर बात की जा रही है एंटी जो कन्वर्जन बिल है वो सही नहीं है, उसके ऊपर थोड़ा फोकस देना चाहिए। जो अलग अलग रिलीजन के लोगों को कन्वर्ट किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर मुद्दा है, तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर तमिल थाई वजदू, ये बेसिकली एक सॉन्ग है जो कि डिक्लेयर कर दिया गया स्टेट का सॉन्ग। तो ये तमिलनाडु वालों के लोगों के लिए अच्छी बात है, जिसको आप लोग हल्का सा याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर ये आज का सुडोकू है जो कि आप लोग अटेम्प्ट करना है और ये इसका सॉल्यूशन है जो आप लोगों के सामने है। ये एक छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन का पेज यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बोला जा रहा है कि हांगकांग के अंदर जो है लोगों के माइंडसेट अभी यहाँ पर चेंज किए जा रहे हैं उनके पॉलिटिकल अथॉरिटी के द्वारा। तो यहाँ पर अभी काफी सारे इशू रिसेंटली देखने को मिले। हांगकांग के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखेगा, तो ये चाइना के पास में आप लोगों को नजर आएगा और पर्ल रिवर जो है यहाँ पर उसकी हिस्ट्री पर आप लोगों को हांगकांग देखने को मिलेगा। पुराने टाइम पर ब्रिटिश यहाँ पर रूल किया करते थे, पर 1997 में यहाँ पर ये ट्रांसफर कर दिया गया चाइना को हांगकांग कि आप लोग इसको देखो। पर लेकिन ये बोला गया कि चाइना के अंदर तो डेमोक्रेसी नहीं है, हांगकांग के अंदर डेमोक्रेसी है। तो चाइना यानी कि एक कंट्री होगा, दो सिस्टम होंगे, यानी कि हांगकांग अलग सिस्टम से चलेगा डेमोक्रेटिक और चाइना अपने हिसाब से चलेगा। तो कंट्री तो एक ही होगा, वन चाइना पॉलिसी होगी, पर लेकिन उसके अंदर दो सिस्टम काम करेंगे। अभी यहाँ पर इनको सप्रेस करने के लिए हांगकांग में इनके द्वारा ये एक कंट्रोवर्शियल एक्स्ट्राडिशन बिल लेकर आया गया। एक्स्ट्राडिशन मतलब होता है कि अगर किसी ने कुछ भी गलत कर दिया हांगकांग के अंदर तो चाइना में जाकर उसको सजा मिलेगी। लोगों ने प्रोटेस्ट कर दिया तो वोटर रिवॉल्यूशन भी यहीं से निकल कर आया अभी रिसेंटली। तो ये कुछ बातें हैं जो याद रखेगा। रसिया जो है वो अभी पैक्ट कर रहा है, यहाँ पर रसिया जो है वो ड्राफ्ट कर रहा है एक पैक्ट जो लिमिट किया जा सके यूएसए का और जो नाटो का रोल है एक्स सोवियत नेशन के साथ में। आप लोगों को पता है एक टाइम पर यहाँ पर यूएसएसआर हुआ करता था, सोवियत जो यूनियन है बेसिकली उसमें बहुत सारे ग्रुप हुआ करते थे, वो टूटकर अलग अलग कंट्री यहाँ पर बन गए, ठीक है। तो यहाँ पर इसके चलते आज के डेट में सारे जो है वो नेटो का मेंबर बनने की कोशिश करें और बेसिक मुद्दा है यूक्रेन को लेकर, ठीक है। तो यूक्रेन है जो कि यहाँ पर कई बार इस एरिया में आप लोगों को खेल खेलता हुआ नजर आता है, क्योंकि यूक्रेन का जब इशू आता है तो तब आप लोगों को देखने को मिलेगा इसके चलते यहाँ पर जो रसिया है उसको दिक्कतें देखने को मिल जाती है, क्योंकि रसिया चाहता है कि क्रीमिया वाला पोर्शन जो यहाँ पर ये वो उसके कंट्रोल में रहे। और अभी यहाँ पर ये काफी लंबे समय से इशू भी चल रहा है, कई बार आप लोगों से मैंने डिस्कस किया है इसके बारे में, और ये ऐसा इशू है जो रेगुलर आता रहता है। तो रेगुलर सुनते रहोगे तो फिर से आप लोगों को न्यूज में यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये एग्जैक्ट मैंने आप लोगों को लोकेशन बता दी, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर दोनों का चली रहा है, यहाँ पर यूएसए के द्वारा चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाए जा रहे हैं, वो सारी चीजें वो चलती रहती है इनकी, तो ये कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। बात की जा रही है हुनर हाट जो है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी या फिर स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। तो इसका आंसर दीजिए, कल आप लोगों को इसका आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा अच्छे से। क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत अच्छे से, यहाँ पर रोहित के द्वारा आंसर दिए गए और भी कई सारे बच्चों के द्वारा अच्छे से आंसर दिए गए, तो इनको जरूर पार्टिसिपेट किया करो। सारे के सारे आंसर आप लोगों के सामने यहाँ पर ये डिटेल में मैंने सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को बता रखी है। आलोक शर्मा थे जिनके बारे में मैंने बात की थी आप लोगों से, तो ये भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं रखना है।
बाकी आज की वोकेबलरी आप लोगों के सामने, जिनोसाइड नरसंहार होता है, रिकॉन्सिलिएशन एक तरीके से सुलह करना होता है, इंडिजिनस यानी कि एक तरीके से जो हमारे देश की, ठीक है, तो यहाँ पर इंडिजिनस तो विदेशी नहीं देसी होगी, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर ग्रीवेंस जो रहता है वो शिकायत होती है, और स्पूरियस जो जाल एक तरीके से बिछाना, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, इसके बारे में आप लोग याद रखते हैं। तो बेसिक ये है इन्फॉर्मेशन, बाकी क्वेश्चन के आंसर मैंने आप लोगों को दे ही दिए हैं, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई कंफ्यूजन होगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अगर अच्छा लगा है आप लोगों को लेक्चर तो देखिए, इसको आप लोग सपोर्ट कर सकते हैं अच्छे से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएगा, और पीडीएफ टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड करना, और भी कई सारी चीजें शेयर की जाती है। तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, अपना ध्यान रखिए, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।